Okay, dear friends, this is the fourth episode of Manthan in May, but total ninth episode. As I have promised to you earlier, कि my program will continue up to June online, and then that will be the part of our general syllabus. अब आपके मन में एक सवाल खड़ा होगा, दो तरह के स्टूडेंट्स हैं आप, एक है फ्रेशर और ये जो मेरा प्रोग्राम है ये बेसिक नहीं है, ये एडवांस स्टेज का प्रोग्राम है और एडवांस में भी आप कर सकते हैं कि स्मार्ट एडवांस प्रोग्राम। तो इसमें जो फ्रेशर हैं उनके मन में एक सवाल खड़ा होगा कि भाई ये मेरे किस काम का। तो मैं आपको बता दूं कि आपके काम का इस तरह कि जब आपने डिसाइड किया है कि हमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, तो आपने सीनियर से बात की होगी, आपने कुछ सक्सेसफुल स्टूडेंट से बात की होगी, उन्होंने कहा होगा न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट के टच में रहिए। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर खोलते हैं तो वहां पर स्काई इज द लिमिट, आपको पता ही नहीं चलता है कौन सा न्यूज़पेपर, कौन सा मेरे काम का है, कौन सा आपके काम का नहीं। और शुरू में तो जो दिक्कतें होती है, हमने खुद महसूस किया अपने स्टूडेंट लाइफ में कि 2.5 आवर न्यूज़पेपर पढ़ते रह जाते हैं और पता नहीं चल पाता कि इसे हम कुछ ले भी पाए या नहीं। तो आपको इस प्रोग्राम से ये फायदा होगा कि हर वीक में आपको यह पता चलता रहेगा कि इस वीक में जनरल स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट कितने इश्यूज हैं और उतने ही को आप पढ़ेंगे। दूसरी बात कि अब जो बच्चे एडवांस और जिन्होंने कहीं कोचिंग कर ली है, दे फिनिश्ड कोचिंग समवेयर, या उन्होंने अपना क्लास कर लिया या अपने स्तर से अपने तैयारी कंप्लीट कर ली है, तो नॉर्मली एक बच्चों में ख्याल होता है कि हमने जीएस फिनिश कर लिया। जीएस कभी फिनिश नहीं होता है, इट इज द मोस्ट डायनेमिक सब्जेक्ट। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस, टोटल इसमें तो 13 एस्पेक्ट्स होते हैं या 13 सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, सभी अपने आप में कंप्लीट होते हैं। तो हम लोगों की जो स्ट्रेटेजी आप तो जानते हैं कि हम लोग पैराडाइम शिफ्टिंग सेशन लेकर आए। तो हम लोग की स्ट्रेटेजी ये है कि एडवांस स्टेज में जब आप पढ़ रहे होंगे, तो जैसे आरपी सर आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे तो आपको हर टॉपिक के बाद 10 पेज खाली छोड़वाएंगे मंथन के लिए। कि जैसे देखिए आज की पॉलिटी तो ये है, आज तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का ये रिलेशन, हो सकता है कि 2 मंथ्स के बाद सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में कोई वर्डिक्ट आ जाए, हो सकता है झारखंड में कोई ऐसा मामला आ जाए जो एक नया डायमेंशन आ जाए चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के रिलेशन में। तो वो तो आज हम नहीं करा सकते हो, तो फ्यूचर की चीज है, तो उसके लिए पेज खाली छोड़िए। आपका जो हम मंथन में आपसे हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा वीकली प्रोग्राम होगा, उसमें उस वीक में बताएंगे कि आपका अब इस टॉपिक में पॉलिटी कहां बढ़ा है और साइंटिफिक कहां बढ़ा है। उसी तरह से आपको गौरव सर इकोनॉमी में करेंगे कि भाई चलो आज का तो ठीक है, लेकिन हम नहीं कल जानते कि इकोनॉमी का डायरेक्शन क्या पकड़ेगा, वर्ल्ड स्केल पर क्या होगा, इन्फ्लेशन किस डायरेक्शन में जाएगा, हमारी इकोनॉमी का जीडीपी का डायरेक्शन क्या होगा। ऐसी स्थिति में कुछ पेजेज आपको छोड़कर और मंथन से आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोग जिन्होंने कर लिया है वो पहले इस तरीके को सीखिए कि आपका जीएस रुका हुआ नहीं। अब आप हमारी टीम से वाकिफ ही हैं, लेकिन हमारी बड़ी टीम है और हम मतलब मिलते रहेंगे, आते रहेंगे। अब किसी का किसी दिन हो सकता है बहुत इमरजेंसी हो तो वो उपस्थित ना हो, उनकी जगह कोई दूसरा हो। इवन सम टाइम आई शैल बी नॉट विजिबल मे बी, तो फिर मैं दूसरे वीक आ जाऊंगा। तो पहले सौरभ सर से मैंने आपको परिचय कराया था साइंस टेक और इन्वायरमेंट के लिए। अभी मैंने ये मनीष सर है, मनीष सर से तो आप वैसे भी वाकिफ हैं, इनकी खासियत है बहुत ही मेहनती हैं और बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट रखते हैं। ये गौरव सर हुए, आप तो जानते हैं कि इकोनॉमी के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं। इन पर हमने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है जो इनको निभाना भी है कि भाई इन्होंने कबूल किया है, मतलब हम पर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं बल्कि इनकी दिली इच्छा है, मतलब ही इज पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम। जैसे हमने कहा कि देखो बाकी इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि देखिए गौरव सर, बाकी इंस्टीट्यूट में ये होता है कि जैसे बजट आया तो बच्चे बहुत ही ओबीडियंट क्लास में बैठ जाते हैं और टीचर 2-3 दिन के बाद बजट के डेटाज को काउंट कराते चलते हैं। उसका यूज क्या होता है आज तक मैंने नहीं समझा है, वो डेटा, चूंकि वो डेटा कुछ, मैंने कहा कि देखिए हमारे बच्चों को मैक्रो इकोनॉमिक रिलेशन इतना क्लैरिटी क्लास में होनी चाहिए। इस बजट में तो उतना टाइम नहीं है, ये तो बस सरकार फॉर्म होगी और बजट आ जाएगा।
लेकिन अगली बार जो हमारा बजट आएगा उसमें हमारे क्लास के बच्चों में बेटिंग कराई जाएगी कि भाई आप ये बताएं इस बजट का डायरेक्शन किधर होगा, इसकी ड्राफ्टिंग कैसी हो सकती है। आप लोग अपने अपने ढंग से कंजेक्चर करिए, आप ड्राफ्टिंग की कोशिश करिए। मतलब अब पूरे बजट नहीं, फाइनेंस कमीशन की तरह हम ये नहीं कर रहे कि आप बैठ के गवर्नमेंट के मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरह आप बजटिंग का हर डिपार्टमेंट से आप डेटा लीजिए। मतलब आप मोटे तौर पर देखिए गवर्नमेंट का इनकम एक्सपेंडिचर टैक्सेशन सिस्टम क्या होगा, या गवर्नमेंट कहाँ कर्टेलमेंट करेगी, क्या डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहेगी या नहीं करना चाहेगी, फिस्कल डेफिसिट का उसका क्या तरीका रहेगा, वो प्रायोरिटी फिस्कल डेफिसिट को देगी या कैपेक्स इन्वेस्टमेंट को देगी। तो ये सारी चीजें बच्चों की ओर से आनी चाहिए, और जो जिसका ड्राफ्टिंग सबसे क्लोज जाएगा उसको फर्स्ट रिवार्ड मिलेगा। और फर्स्ट रिवार्ड एक हैंडसम चीज होगी, मैंने पहले ही सोच रखा है कि उसको एक बहुत खूबसूरत मोटर बाइक भेंट करेंगे, क्योंकि ये साधारण सी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि ये इसका मतलब है कि हमारे स्टूडेंट्स अब थिंकिंग क्रिएचर हो रहे हैं। आरपी सर्वे, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट्स हैं, और मैं आपको बताऊं कि इनसे हमारा टेस्ट बहुत मिलता है, क्योंकि ये भी बुक लवर है मेरी तरह, लेटेस्ट बुक ये भी पढ़ना पसंद करते हैं, और हम भी 4 न्यूज़पेपर के कांटेक्ट में रहते हैं, ये भी रहते हैं, तो हर लेटेस्ट चीजों से वाकिफ रहते हैं, और इनका जो इंटरप्रिटेशन है वो भी बहुत बेजोड़ है। आने वाले समय में मैंने अपने 32 इयर्स के एक्सपीरियंसेस को इनको कहा आरपी सर को कि वे देखिए आप आने वाले टाइम में बहुत आगे जाएंगे। तो मतलब क्योंकि हमारी टीम पूरी मेहनती है, जो मेहनती नहीं है वो टीम में, और इसीलिए हमने यंग और डायनेमिक टीचर को ही चुना है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इतना इनोवेटिव है कि पुराने पैटर्न पर कोई भी आदमी मतलब हमारे साथ ढल ही नहीं सकते। तो ये तो मेरी मजबूरी है, और मनीष सर से आपको बीच में मुलाकात होती भी होगी तो ये आपको बताते होंगे हमारे प्रोग्राम के बारे में। अब चलिए मैं अपने प्रोग्राम पर आता हूं कि आज की तारीख में, हाँ एक बात और भी बता दूं कि हमारा जो जनरल स्टडीज का पैटर्न है उसमें जितने फ्रेशर बच्चे हैं वो बेसिक फाउंडेशन से शुरू करें, क्योंकि हमारा 3 स्टेज का कोर्स है, बेसिक फाउंडेशन, एडवांस फाउंडेशन और सुपर स्टेज, और ये पैराडाइम शिफ्टिंग कोर्स है, क्योंकि अचानक से स्टूडेंट्स चले जाते हैं किसी और क्लास में, तो वहां पर उनको दिक्कत ये होती है कि वो अपने आप को जनरल स्टडीज से जोड़ ही नहीं पाते हैं। तो हमने यहां तक कहा है कि मैं अपनी पूरी टीम को भी इस बात के लिए, मतलब हमारी पूरी टीम इस बात के लिए तैयार है कि आप अगर कहीं जनरल स्टडीज ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो एक काम जरूर करिएगा, हमारा जनरल स्टडीज 26 और 27 जून से शुरू हो रहा है। तो आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है, और खास करके कुछ सीनियर स्टूडेंट्स भी आइए ताकि आप फ्रेशर बच्चों की आंखें खोल सके कि भाई आप 5 डेज हमारे प्रोग्राम को सुन लीजिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, और हमारे टीचर की पोटेंशियलिटीज को देख लीजिए, और तब डिसाइड करिए कि आपको कहां लेना है, क्योंकि जो हम लेकर आ रहे हैं वो जरूर यूनिक है, उसमें कोई डाउट नहीं कि वो जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स को बदल देगा। जो हिस्ट्री में हमने किया है वही अब जनरल स्टडीज में हम करने जा रहे हैं। तो अब चलिए हम इसमें एक आते हैं अपने मुद्दे पर। मैं स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या है कि आज हमारा एक बड़ा यूनिक टाइप का डिस्कशन है। यूनिक डिस्कशन होने की वजह यह है कि बहुत समय से, पिछले मतलब 6 मंथ से तो मैं न्यूज़पेपर में देखता हुआ जेनेटिव एआई और उसके प्रोज एंड कॉन्स ये काफी चर्चा में है। तो हमने अपनी टीम से बात की कि ऐसा करते हैं कि एआई एक बड़ा ही वर्ल्ड को आज की तारीख में ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है। तो क्यों न एआई के सारे एस्पेक्ट को एक ही क्लास में हम लोग डिस्कस करें। तो हमने एआई के 5 to 6, आप मेरे टॉपिक्स को देखेंगे तो हमने एआई के 5 to 6 एस्पेक्ट को पकड़े। पहले तो एआई का स्ट्रक्चर, इसका कैसे इवोल्यूशन हुआ, जो आपको मनीष सर लेंगे, और एआई का इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या हुआ, ये भी आपके मनीष सर लेंगे। दूसरा, एआई का इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा, आपके गौरव सर लेंगे। एआई का पॉलिटी, गवर्नेंस और डेमोक्रेसी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये आपके आरपी सर लेंगे। और जियो पॉलिटिक्स पर थोड़ी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आप तो जानते हैं हाउ जीएस ट्रैवल दिस वीक हमारा प्रोग्राम है,
तो आपके मन में क्यूरियोसिटी हुई कि इस वीक में कुछ तो हुआ होगा, सर बता नहीं रहे। तो वो कुछ की बात करते हैं। देखिए, होता ये है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो होता क्या है कि जनरल स्टडीज में जो भी टॉपिक या आप करंट में टॉपिक आते हैं, वो सभी हमारे लिए एग्जाम परीक्षोपयोगी नहीं होते, नॉट इक्वली वैल्यूएबल फॉर एग्जामिनेशन। इसलिए हम देखते जरूर हैं, लेकिन बहुत उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन जो सीरियसली लेने वाली चीज है, एक दो चीजें मैं आपको बता दूं। देखिए, आज जब मैंने न्यूज़पेपर देखा तो पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप कन्विक्ट हो गए। अब यूएसए का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अपने क्लाइमेक्स पर है और न्यूयॉर्क के कोर्ट ने 34 मामले में उनको इम्प्लीकेट किया और एक हाउस पेमेंट मामले में वो जो कन्विक्ट हुए हैं उसको नॉर्मल कोर्स में सजा है 4 इयर्स। और लेकिन हां, उनको मतलब जेल होगा कि नहीं, इस पर इसलिए डाउट है। जेल नहीं होगा क्योंकि 77 इयर्स का एज है, तो ऑलमोस्ट वो सीनियर सिटीजन है एंड एक्स प्रेसिडेंट है, तो उनको जेल नहीं होगा। लेकिन अगर जेल हो जाता है, और भी कई मामले हैं, अगर जेल हो जाता है तो क्या वो आगे प्रेसिडेंट के लिए फाइट कर सकेंगे? इसमें बातें उभर कर आई है कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कंडीशंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है। यहां तो आप देख ही रहे हैं यहाँ की स्थिति क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंडीशन है वो बहुत लिमिटेड है कि अमेरिकन बॉर्न हो, 35 इयर्स का एज हो और 14 इयर्स से अमेरिका में रह रहा हो। लेकिन कहीं यह नहीं है कि अगर कन्विक्ट हो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो कुल मिलाकर ट्रंप तो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब उसमें दूसरा एस्पेक्ट ये आ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपकी क्यूरियोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कौन सा सिटीजन है? आप इंडियन सिटीजन ही नहीं, नेटिजन है, तो इंडिया एंड वर्ल्ड में क्या हो रहा है उससे वाकिफ तो होना ही चाहिए। तो दूसरा होता है कि क्या उनका फ्यूचर इलेक्शन पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, या क्या अमेरिका की जनता उनको रिजेक्ट कर देगी? क्योंकि वैसे भी जो यूएसए के बहुत सारे पीपल हैं उनकी निगाह इस पर थी कि अगर ये कन्विक्ट हो जाएंगे तो हम इनको फिर हम सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा न्यूज ये आ रहा है कि और उल्टा सिंपैथी लहर मिल रही है, बहुत सारे उनके फंडिंग हो रहे हैं, उनको फंडिंग दी जा रही है कि आप इस मुकदमे को आगे बढ़ाइए। तो इसमें कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप सिलेक्ट नहीं होते हैं, जो बाइडेन थोड़ा वीक कैंडिडेट है, यही प्रॉब्लम है। कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता तो उम्मीद कर सकते थे। अब अगर वो सिलेक्ट जो बाइडेन, अगर वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते तो फिर इंटरनेशनल रिलेशन का डायरेक्शन क्यों बदल जाएगा? क्योंकि अभी पूरा यूरोपियन यूनियन डरा हुआ है कि नेटो के फंड में वहां से कटौती करेंगे। रशिया खुश हो रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर में वो हाथ पीछे खींच लेंगे। तो मतलब यह है कि दुनिया में बहुत सारे पॉलिसी चेंजेज ऐसे होंगे। अमेरिका बहुत और रीजन से विड्रॉ करना चाहेगा, वेस्ट एशिया की पॉलिसी पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, ईरान के प्रति उनका और भी हार्डलाइनर अप्रोच होगा। तो मतलब कई चीजें ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से अब इस इलेक्शन केवल अमेरिका का भविष्य नहीं, दुनिया का भविष्य तय करेगा। तो एक तो ये एस्पेक्ट है जो आपको जानना चाहिए। दूसरा कि हमने न्यूज में हीट वेव में बहुत ज्यादा चर्चा है, मनीष सर के काम की चीज है। अब हीट वेव में एक डेटा आया, नॉर्थ इंडिया में, पूरा नॉर्थ इंडिया अफेक्टेड है, 50+ में टेम्परेचर गया। अब बताइए एक ह्यूमन बॉडी कितना सह सकता है? क्योंकि देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इन्वायरमेंट का आ रहा है, वो आ रहा है कि लोगों को जान बचाने के लिए एयर कंडीशनर चाहिए और एयर कंडीशनर फर्दर पोल्यूट कर रहा है। तो अभी चर्चा में है, 1-2 साल पहले आपके ज्योग्राफी की चर्चा में था, आप मतलब उसको अर्बन हीटलैंड, तो जो अर्बन हीटलैंड है वो और भी बड़ी समस्या है। क्योंकि मान लीजिए गांव है तो वहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वहां फॉरेस्टेड एरिया होता है, ग्रासलैंड होता है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अर्बन रीजन होता है, टाउन्स होते हैं, तो वहां पर हीटलैंड इसलिए बन जाता है क्योंकि वहां बेसिकली वो जो जगह है वहां पर जो रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
तो ये समस्या आती है और ह्यूमन बॉडी पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जब टेम्परेचर हमारे शरीर पर ज्यादा होता है तो हमारा हार्ट पंपिंग बढ़ाता है, उससे ब्लड का डिफ्यूजन ज्यादा होता है बॉडी में ताकि उससे स्वेटिंग हो, और स्वेटिंग से हमारा बॉडी टेम्परेचर ठीक होता है और स्वेटिंग ग्लैंड ज्यादा काम करने लगता है हीट में। तो जब हमारे पंपिंग जो हार्ट की होती है वो जब स्वेट ग्लैंड को जब पहुंचाता है जब ब्लड, तो वैसी स्थिति में दिक्कतें आती है कि बाकी हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो ब्लड से डिप्राइव होने लगते हैं, तो ऑर्गन फेलियर का खतरा रहता है। तो पता नहीं हमारा ये बॉडी है वो कितना हीट बर्दाश्त कर पाएगा, लेकिन फिर वही है कि पुअर और रिच के बीच डिवीजन है जो रहेगा। एक बहुत खुशी की चीज है, ये एक मैटर ऑफ हैप्पीनेस, और खासकर गौरव जी के लिए कि भाई कल एक डेटा आया है कि 23-24 का फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का ग्रोथ रेट 8.2% पहुंच गया। अब बताइए कहां आईएमएफ की फोरकास्टिंग थी से जो 7 और 8% के बीच रहेगा 8.2%, और 4 सेक्टर ने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया है, ओवर परफॉर्म किया है, जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, खुशी की बात है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर है और सर्विस सेक्टर। ये 4 सेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, ये गवर्नमेंट के लिए भी खुशी की बात है। अब आरपी सर के लिए 2 इश्यू है। एक इश्यू है कि भाई इस इलेक्शन में जो पीपुल्स पार्टिसिपेशन है वो पहला जो इलेक्शन हुआ था उसके बराबर लगभग हो गया। हालांकि बाद में ऐसा पता चला कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके डेटा में थोड़ी डायकोटोमी रही, बाद में थोड़ा डेटा बढ़ा, लेकिन फिर भी वो उतना बहुत संतोषजनक नहीं है। और खास के बाद के फेज में जब बार बार जब इस तरह के सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने, ईसीआई ने जब अपील की तो लोगों ने थोड़ी सी प्रेजेंस बढ़ाई। लेकिन अब इसमें एक बात चल रही है कि कुछ ऐसी यूरोपियन कंट्रीज हैं, कुछ वैसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहां पर एक कंडीशन दे दिया गया है कंपल्सरी वोटिंग का। तो क्या इंडिया में भी कंपल्सरी वोटिंग कर दिया जाए? तो इसके अगेंस्ट में कहा जाता है कि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि हमारे राइट टू फ्रीडम के अगेंस्ट है। हम याद है आरपी सर कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब बुद्धा एक बार पावा की यात्रा कर रहे थे मल गणतंत्र में, तो गणतंत्र था, तो गणतंत्र में लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो मल गणतंत्र ने आदेश जारी किया था कि जितने भी लोग हैं सब सड़क पर बुद्धा के स्वागत के लिए आएंगे। तो हमारे हिस्टोरियंस आलोचना करते हैं भाई कैसा गणतंत्र है, लोगों से जबरन स्वागत करवाओगे, ये कैसी डेमोक्रेसी है जो जबरन वोट डलवाएगा? तो लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। कई तरीके हो सकते हैं इसके, 3 to 4 तरीके हो सकते हैं, आगे देखते हैं आपके काम की अगर निकलेगी तो। एक और बात भी आपके पॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको लीगल स्टेटस दे दिया जाए क्या? और अगर उसको लीगल स्टेटस दिया जाता है तो उसमें एक दूसरा पेच निकलता है कि हमारा पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो फिर डिलीट होना शुरू होगा, क्योंकि हर व्यक्ति कोर्ट पहुंच जाएगा। एक विचार यह है कि भाई वैसे भी आपके आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत पावर दिया गया है, वो चाहे तो कुछ पेनाल्टी कुछ वो अपने स्तर से लगा ले, लेकिन व्हाई आर यू गोइंग टू गिव लीगल स्टेटस थ्रू ब्रिंगिंग अमेंडमेंट इन पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951? तो इस तरह के दोनों तरह के विचार है, लेकिन इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता, हमें दिखता है। और हमें लगता है कि अगर आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे एस्पेक्ट समझ लें तो काफी यूजफुल है, और हमारी पूरी टीम इसके लिए तैयार है। तो मैंने इस वीक में कुछ खास जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बारे में आपको हिंट कर दिया। हाँ, एक और भी बताऊं कि सिक्किम में मतलब एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट बॉम्बर लेकर चाइना पहुंच गया है सिक्किम के किनारे, और वो 5th जनरेशन का है। जो इंडिया के पास 5th जनरेशन का ऐसा कोई स्टील्थ एयरक्राफ्ट नहीं है जिसको कहते हो लड़ाकू विमान। और सिक्किम के नेबरहुड में पहुंचने का मतलब है कि अब वो तीसरा फ्रंट खोल रहा है। एक फ्रंट तो उसने लद्दाख में खोला हुआ था, एक साउथ चाइना सी में हम लोग ऑलरेडी पहुंचे हुए थे, और सिक्किम के नेबरहुड में खोला है। उसका इंटेंशन क्या है अगले वीक तक क्लियर होगा। और एक और न्यूज जो आरपी सर से हमने पीछे डिस्कस किया था और इन्होंने अपना मंतव्य भी दिया था कि हम जो स्विट्जरलैंड में जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसमें चाइना ने मना कर दिया। चाइना भी इन्वाइटेड था, तो चाइना को तो मना करना ही था। चाइना को का कहना था कि भाई ये रूस और यूक्रेन के पीस के लिए हो रहा, और जब रूस को ही जब इन्वाइट नहीं किया जा रहा तो ये तो प्रेजुडिस्ड है।
केवल आप यूक्रेन को, मतलब न रूस को, न यूक्रेन को, किसी को आप इनवाइट नहीं कर रहे हो, तो जब पार्टी को इनवाइट नहीं कर रहे हो तो आप क्या डिसीजन लोगे? आपका वाइड अप्रोच है। चाइना ने मना कर दिया। अब देखते हैं इंडिया को, इंडिया क्या करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले हम मनीष सर से पूछेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पर बात करेंगे कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, एक लेमैन टर्म एक स्टूडेंट समझ पाए और एकेडमिकली उसको यूज कर पाए। इसका इसका आप टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट बता दीजिए। सर, बहुत बेसिक सी बात है। जैसे हम सब जानते हैं कि जानवरों की बात की जाए तो चूहे का एक लेवल तक दिमाग होता है, बिल्ली में होता है, कुत्ते में होता है, हाथी में होता है, इंसान में भी होता है। तो हमने सोचा कि हम अपने काम को आसान करने के लिए क्यों ना हम मशीनों में आर्टिफिशियली उनकी बुद्धिमत्ता को हम बढ़ा दें। तो सिंपल सी बात है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि कृत्रिम रूप से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता, और इसी बौद्धिक क्षमता को हम कंप्यूटर में, मशीनों में, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अगर हम इंस्टॉल कर देते हैं तो हमारे लिए जीवन जीना आसान हो जाएगा। तो हम बच्चों को यूं कह सकते हैं कि द एबिलिटी टू थिंक, learn, understand, and apply those understandings to solve the problems like human intelligence. That we human intelligence used to solve the problem. अगर इतना वो करना शुरू कर देता है तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन वो है। और इसकी शुरुआत की अगर बात की जाए तो ये 1950s में शुरू हुआ था, लेकिन इसमें ग्रोथ देखने को मिले 1990s के दशक में, और उससे आगे होते हुए 2010 के जो लास्ट डिकेड की बात की जाए तो उसमें इसमें काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला। लेकिन अब अगर हम इस दशक की बात करें तो हम बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसमें हम नोटिस कर पा रहे हैं, और हमें इस बात का एहसास होने लगा है कि जो हमने बनाया था इन मशीनों को अपने हेल्प के लिए, अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपने आप को एफिशिएंट करने के लिए और इनोवेशंस के लिए, लेकिन अब फायदे के साथ साथ इससे हमें खतरे दिखने शुरू हो चुके हैं। और इसीलिए अब ये जो टॉपिक है, कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी चुनौती आज हमारा क्लाइमेट चेंज है, जो कि आए दिन हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा वाटर क्राइसिस हमारे पास हो रहा है। टेम्परेचर राइज इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि हमने 2 दिन पहले देखा दिल्ली का टेम्परेचर 52.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हम किस दिशा में जा रहे हैं? इससे भी बड़ा खतरा हमें एआई से हो सकता है, और इन्हीं खतरों को और इनके होने वाले जो रिवोल्यूशनरी एस्पेक्ट हो सकते हैं इन फ्यूचर, हम लोग आज के डिस्कशन में वन बाय वन इसके मल्टी फेस्टेड अप्रोच को देखेंगे। जैसे कि उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल कि हम बात करें कि ये जॉब को रिप्लेस कर देगा, तो हम देखेंगे कि वाकई ये जॉब अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, या साथ ही साथ इसके कुछ और भी प्रोस्पेक्ट्स हैं जो गौरव सर बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। हम देख रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम फेक न्यूज़ की बात हो रही है, हम डीप फेक वीडियोस की बात कर रहे हैं जो कि आज कॉज ऑफ कंसर्न हो चुका है, और पूरे वर्ल्ड में बात की जा रही है कि किस तरीके से इसको रेगुलेट किया जाए, इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क्स बनाए जाएं कि हम जिस तरह से इसको अपने फायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं तो साथ ही साथ इसको इस तरह से रेगुलेट करें कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ जाए। तो सर, यही बेसिक्स ऑफ हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स की, तो हमने जब शुरुआत की थी सर, तो हम उसको कहते हैं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क सिखाया हमने मशीन को थ्रू मशीन लर्निंग कि वो काम उसको प्रॉपर तरीके से करे, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाए, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, हमारा लाइफ आसान हो जाए, जिसको कि हम लोग कहते हैं नैरो एआई। लेकिन उसका जो नेक्स्ट वर्जन आया वो है हमारा जनरल एआई। जनरल एआई का मतलब होता है कि वो सिर्फ कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं करेगा, वो चीज़ों को सीखना शुरू करेगा और इंसानों की तरह बिहेव करना शुरू करेगा, और वो वाइड रेंज ऑफ टास्क को एक साथ एकम्प्लिश कर सकता है। इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग एआई है जिसे हम सुपर एआई भी कहते हैं, जिसका इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास करता हुआ दिख रहा है। और इवन कि इसके आगे अगर बात किया जाए तो जनरेटिव एआई की बात की जा रही है, जो कि न सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास ही करेगा, बट वो क्रिएटिविटी के साथ आएगा, और हो सकता है कि वो मशीन्स को खुद ही सिखा रहे हों, और जब वो सोचे कि हम इंसान हैं तो हमारा अपना एक दायरा है। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो हो सकता है कि मशीन को इतनी इंटेलिजेंस है कि ऑलरेडी उसको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं कार्य को, उसी टास्क को करे जिससे कि वो अपना प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ाई जाए। और इस तरीके से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये इंसान
पे खतरा के रूप में इसको देखा जा रहा है कि अब उसको शायद इंसान कंट्रोल न कर पाए। हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे इंसान का हाव भाव से समझ जाते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है, वो परेशान है, खुश हैं, और उसके अनुसार हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन हमारे जो रिएक्टिव एआईज हैं वो सिर्फ इंसान के हाव भाव छोड़िए, उसके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को भी रीड कर लेंगे, और जो हम दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बियॉन्ड जा करके वो असलियत को जान जाएंगे, और हमारे अंदर की जो भी आज एक प्राइवेसी की हम बात कर रहे होते हैं वो सब कहीं ना कहीं हो सकता है कि पास्ट स्टैंड की बातें हो जाएं, तो इससे ऐसी खतराएं इमर्ज होकर के आ सकती हैं। तो हमने डिफरेंट चरण देखा है। अब 2024 में पहली बार इसके बारे में बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं अब एआई को बहुत बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जाए, लीगल फ्रेमवर्क बनाए जाए, और साथ ही साथ 2024 को कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एआई की चर्चा शुरू हो चुकी है, और इस साल को सस्टेनेबल एआई डेवलपमेंट के रूप में जाना जाएगा सर। ओके, थैंक यू। तो ये आपने एआई का स्ट्रक्चर देखा। अब मनीष सर, आगे आपसे हम इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पर चर्चा करेंगे। जी सर। लेकिन मैं चाहूंगा कि तब तक गौरव सर इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट की चर्चा करें कि भाई इसके इकोनॉमी में अच्छे पक्ष क्या होंगे, बुरे पक्ष क्या होंगे। जी सर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आजकल काफी एनालिस्ट या एक्सपर्ट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बोल रहे हैं, उसका जरा सा इतिहास पे एक बार हम बात करते हैं। हमारा जो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो स्टीम पावर, वाटर पावर, मतलब भाप की शक्ति और पानी की शक्ति को कंट्रोल करने को लेकर था, जिसने मसल पावर को रिप्लेस करना संभव बनाया था कि मानवीय जो मसल पावर है उसकी जगह भाप की शक्ति से मशीनें चल सकेंगी। तो तब भी लेबर को रिप्लेस टेक्नोलॉजी ने किया था, किंतु तब जो लेबर को रिप्लेस किया गया था वो था हमारा शारीरिक श्रम, फिजिकल लेबर। फिर दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो था हमारा रेल रोड, टेलीग्राफ, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन। ये 1870 से लगभग 1910 के बीच में जब गाड़ियां और प्लेन्स सब आए, इसने जो हमारी पशुओं पर निर्भरता थी उसको लगभग समाप्त कर दिया था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। घोड़ों की आवश्यकता अब हमें कम रह गई थी। इस प्रकार जो पशु शक्ति थी उस पर भी हमारी निर्भरता मशीन ने ले ली। और इसके बाद हमारा है थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो लगभग 1960-1970 के दशक से स्टार्ट हुआ, जहां पे डिजिटल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इस सब का अत्यधिक प्रयोग होने लगा। तो इसमें जो मानवीय श्रम हमने धीरे धीरे मशीन से कराना शुरू किया था, उसमें अब मशीनें थोड़ी स्मार्ट भी हो गई और बहुत सारे ऐसे टास्क वो अपने आप भी करने लगे। जैसे कोई कटिंग करनी है तो मशीन को हम इंस्ट्रक्शन देकर छोड़ सकते हैं। अब जो एआई में होने जा रहा है, जिसको हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह रहे हैं, उसमें अब ये संभव है कि किसी मानव को परमानेंटली उन मशीन को इंस्ट्रक्शन देने की भी आवश्यकता अब नहीं रहेगी। मशीन स्वयं अपने कार्य को सेंस कर सकेंगी, जज कर सकेंगी, उसको एनालाइज कर सकेंगी, उसका एक अनुसंधान और उसका एक प्रकार से एक अंदाजा लगा सकेंगे और उसके आधार पर वह स्वयं निर्णय ले सकेंगे। एक इसमें टर्म प्रयोग होता है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट के जरिए या वाईफाई कनेक्टिविटी के जरिए मशीनें आपस में भी जुड़ सकेंगी और मशीनों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकेगा। जो बीच में फिल्टरेशन लेयर में ह्यूमन रिक्वायरमेंट था, एक मानवीय इसका जो अस्तित्व था, वो बीच में अब उसकी आवश्यकता इसमें नहीं रहेगी। एक इसका एस्पेक्ट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग लगभग आप ऐसा ही समझ सकते हैं जैसे हमें हमारे माता पिता इंस्ट्रक्शन देते थे बचपन में, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे चलो, ऐसे बात करो, ये नहीं करना चाहिए, ये सही। इसी प्रकार धीरे धीरे हमने मशीनों को सिखाना शुरू किया कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, और इसके आधार पर मशीनें आज स्वयं निर्णय ले पाने में भी सक्षम है। आज ये संभव है कि मशीन को अगर हम ग्रामर के बेसिक सिखा दें तो एक नई भाषा का एक तरह से उत्सर्जन कर सके, उसका क्रिएशन भी कर सके। तो ये सब अब इसमें हो रहा है। तो ये तो मैंने आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री में बताया कि कैसे समय समय पर अनेक प्रकार के मानवीय श्रम को या हमारी जो फिजिकल लेबर थी उसको मशीन ने धीरे धीरे रिप्लेस किया। अब एआई में क्या स्पेशल है, इसको लेकर क्या चैलेंज है? सबसे बड़ा जो चैलेंज हमेशा या सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम जो इसके विषय में हमेशा डिस्कस होता रहा है वो है जॉब लॉस। कि अगर मशीनें हमारा सारा काम ही कर लेंगी, इंटेलिजेंट डिसीजन भी अगर वो ले लेंगी, तो कोई भी फैक्ट्री मानवों को क्यों जॉब देगी?
वो क्यों ही हम उसको जॉब देंगे। और आज तो ये संभव है कि मशीनें वो काम हमसे बेहतर कर रही हैं। आज चेस के गेम में कोई भी ग्रैंड मास्टर एक बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम को नहीं हरा सकता। तो जब वो काम हमसे बेहतर कर लेंगी और साथ में उनको सैलरी भी नहीं देना पड़ेगा, आपको एक समय एक्विजिशन कॉस्ट होगा टेक्नोलॉजी का, एक कैपिटल कॉस्ट लेके आपका वेरिएबल कॉस्ट खत्म हो जाएगा, आपको समय समय पर मंथली उनको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। तो मान लीजिए आपने एक मशीन 25 लाख में खरीद ली, एक रोबोट है जो मानवीय काम कर सकता है, तो पहले 2 साल में ही आप उसका कॉस्ट रिकवर कर लेंगे क्योंकि उसको मंथली सैलरी नहीं देना, और उसके बाद वो आपका काम करता रहेगा। तो ये एक बहुत ही डेंजरस, या मैं कहूंगा एक वाकई में सोचने लायक प्रश्न है। किंतु इतिहास हमें क्या बताता है? इतिहास ये कहता है ऐसा विरोध हर बार हर टेक्नोलॉजी का हुआ है। ब्रिटेन में कुछ ग्रुप थे जो राजनीतिक रूप से भी एक समय सक्रिय रहे, जिनको लुडाइट्स कहा जाता था, और बाद में आजकल इस तरह के लोगों को नियो लुडाइट्स भी कहा जाता है। इन लोगों ने पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का विरोध किया कि मशीन की जरूरत नहीं है, हम लोग बेघर हो जाएंगे, हम लोगों को काम नहीं मिलेगा। किंतु हुआ इसका ठीक उल्टा। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसने और भी जॉब्स क्रिएट किए। इसी प्रकार जो हमारा सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसमें भी बात हुई कि सभी कोचवान, पशुपालक, इनका तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो किंतु इसके बाद भी ऐसा हुआ कि कार इंडस्ट्री ने ही उससे ज्यादा जॉब क्रिएट कर दिया, और ऐसा ही थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुआ। तो जब ये लगा कि बैंक कर्मचारी का या मैसेंजर का या टेलीग्राम डिपार्टमेंट का, पोस्टल डिपार्टमेंट का काम अगर आईटी कर लेगा तो जॉब लॉस होगा, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट ने खुद लगभग ऐसा अंदाजा माना जाता है 20 से 22 करोड़ जॉब्स वर्ल्ड में इस समय क्रिएट की हुई है। तो हर बार ऐसा हमें देखने को मिला कि विरोध करने वाले लोग विरोध करते रहे, लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी ने ऐसा वाकई में अभी तक हमें बहुत अधिक जॉब लॉस नहीं क्रिएट किया। किंतु इस बीच में जो इसका एक क्रिटिसिज्म किया जा सकता है वो ये भी है कि जब थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो वो जॉब की एक्सेसिबिलिटी, अब जो नए जॉब क्रिएट हुए उनका रिक्वायरमेंट लेवल थोड़ा बढ़ गया, और उस जॉब को करने के लिए अब एक बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक स्किल का जो रिक्वायरमेंट था उसका लेवल काफी ऊपर चला गया। तो अब जो जॉब्स थे, जो काम था, वो सबके लिए सर्वसुलभ नहीं था। इसके कारण समाज में इनइक्वालिटी जरूर बढ़ी है, एक असमानता का लेवल जरूर बढ़ा है। और असमानता अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो 1870 से 1970 लगातार कम हुई थी, और इसको लेके एक बहुत ही फेमस थ्योरी भी है, और इसका एक बहुत ही अच्छा डेटा के साथ हमें उदाहरण भी दिया गया है इकोनॉमिक्स में। इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसको कहा जाता है कुजनेट्स कर्व। तो 1870 से 1970 तक लगातार इनइक्वालिटी कम हुई, किंतु 1970 के बाद से इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो उसका एक कारण कहीं ना कहीं थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी है। तो क्या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसको और नहीं बढ़ाएगा? मान भी ले कि ये जॉब क्रिएट करेगा, किंतु उन नई जॉब को करने वाले लोग, क्या उनको 25-25 साल की ट्रेनिंग या बहुत अधिक स्किल लेवल रिक्वायर्ड नहीं होगा? और अभी तो ये भी संशय है कि ये उतनी मात्रा में जॉब क्रिएट भी कर पाएगा। अब हम इसके कुछ पॉलिटिको इकोनॉमिक पक्ष की बात करते हैं, जहां हमें ये देखना पड़ेगा कि मैक्रो इकोनॉमिकली जब हम अर्थव्यवस्था को स्टडी करते हैं तो हम उसे सेक्टर्स में विभाजित करते हैं, और जनरली स्टूडेंट जो सेक्टर विभाजित करते हैं उसमें कृषि और सेवा और मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री, इस प्रकार का हम विभाजन करते हैं। किंतु वो एक लेटर स्टेज का, वो बाद का एक डिवीजन है। बहुत बेसिक लेवल पर जो हमारा डिवीजन होता है, हम जो सेक्टोरल एनालिसिस करते हैं, वो होता है हाउस होल्ड एंड ए फर्म, एक परिवार और एक उद्यम। तो एक परिवार के तौर पर हम सब व्यक्ति कहीं ना कहीं जो भी किसी भी कंपनी में, किसी भी उद्यम में सेवा दे रहा है, काम कर रहा है, भले ही उस उद्यम को चला रहा है, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी हाउस होल्ड से ही आ रहे हैं, किसी परिवार को बिलोंग करते हैं। तो इसलिए परिवार को एक बेसिक यूनिट माना जाता है। अब मुकेश अंबानी जी रिलायंस के ओनर हो सकते हैं, किंतु रिलायंस एक फर्म है और मुकेश अंबानी भी अल्टीमेटली उस कंपनी को अपनी सेवा दे रहे हैं। हम इस प्रकार इसको देखते हैं। तो इसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि जो हाउस होल्ड कंपनियों के लिए या उद्यमों के लिए अपनी सेवाएं देते हैं, भले ही वो लेबर के रूप में हो, लैंड के रूप में हो, जमीन के रूप में हो, कैपिटल के रूप में हो, पैसे के रूप में, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप
एक उसको चलाने के पक्ष को लेकर हो, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट और ये सब एस्पेक्ट आते हैं। किसी भी रूप में हम कंपनी के लिए काम करते हैं, बदले में कंपनी हमें कुछ पैसा देती है, चाहे वो हमें सैलरी देती हो, रेंट पे करती हो, इंटरेस्ट पे करती हो, डिविडेंड देती हो या प्रॉफिट देती हो। तो हम सब कहीं ना कहीं किसी कंपनी को सेवा दे रहे हैं। अब एआई इसमें कैसे डिसरप्ट करेगा? एआई अगर इसमें आ जाता है और वो सेवाएं एआई मशीन देने लग जाती है, तो एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बचेगा या दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिर रह जाएंगे, जो कि होंगे कहीं थोड़े बहुत लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल। इसमें से लेबर वाला जो एस्पेक्ट है वो रिमूव हो जाएगा। कंपनियों को लोगों से लेबर कराने की जरूरत शायद नहीं रह जाएगी। तो एक मालिक होगा, कंपनी चलाएगा, कुछ बड़े व्यापारी उसको बड़े संख्या में पैसा देंगे और उससे वो बड़ी बड़ी मशीनें, कारखाने लगाएगा और कंपनी काम करेगी। किंतु इसका जो दूसरा पहलू है, जिसके विषय में मार्क्स ने भी कैपिटलिज्म को चैलेंज किया था, वो ये है कि जो दिन में आपके यहाँ उत्पादन में सेवा दे रहा है, वो शाम को आपका उपभोक्ता भी है। वो बाजार में जाकर शाम को खरीदारी भी करता है। हो सकता है आपके यहाँ जो वर्कर है वो आपका प्रोडक्ट ना खरीद रहा हो, किंतु जब हम मैक्रो इकोनॉमी में मूल रूप से देखेंगे तो सभी व्यक्ति मिलकर सभी कंपनियों का उत्पाद खरीद रहे हैं। तो अगर आप उनको पैसा नहीं देंगे, अगर आप वर्कर्स की सैलरी जनरेट नहीं करेंगे, तो बाजार में खरीदारी कौन करेगा? और इसी को मार्क्स ने हमेशा कैपिटलिज्म का एक इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी या उसका जो एक हमेशा से चैलेंज के रूप में प्रेजेंट किया कि कैपिटलिज्म कहीं ना कहीं एक स्टेज पे जाकर कोलैप्स कर जाएगा। तो हालांकि ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है और अभी भी निकट भविष्य में इसके आसार नहीं दिखते हैं, किंतु इस पक्ष को भी हमें समझना पड़ेगा कि हम अगर सैलरी जनरेट नहीं करेंगे, हम अपने लेबर को तो एक बार रिप्लेस कर सकते हैं, हम अपने उपभोक्ता को कैसे रिप्लेस करेंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और कमाल की बात है, हमारी सरकारों ने या हमारे रणनीतिकार या पॉलिसी मेकर्स ने इस विषय में 20 साल से काम करना शुरू कर दिया था कि अगर एक समय ऐसा आएगा जब कंपनियां लोगों को जॉब्स नहीं दे पाएंगी, काम नहीं दे पाएंगी, तब हमारी अर्थव्यवस्था कैसे काम करेगी। और भारत में भी हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने 2017 में इसके ऊपर एक बहुत बड़ा चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे में दिया था, व्हाट विल हैपन व्हेन एआई विल टेक ओवर। और उसमें इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने कहा था यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कि हर व्यक्ति को सरकार पैसा देगी और वो पैसा एक छोटी सब्सिडी नहीं होगा, 1000 रुपया 2000 रुपया, मान लीजिए 25,000 रुपया प्रति व्यक्ति सरकार हर एक को देगी। क्योंकि अब जो कंपनियां हैं उनका लेबर कोस्ट खत्म हो गया, तो उनके प्रॉफिट बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, तो हम उनसे अधिकाधिक टैक्स वसूलेंगे और उस टैक्स से हम लोगों को डायरेक्टली यूबीआई के रूप में पैसा देंगे। तो इसको लेकर बड़ी चर्चा हुई और इस पे लेकर काफी एनालिसिस हुआ, किंतु इसमें भी एक समस्या है। क्या कंपनियां टैक्स चोरी नहीं करेंगी? क्या नए रूप में टैक्स हेवन फिर नहीं उभर आएंगे? क्या ऐसा नहीं होगा कि चाइना उनको एक्सेप्शन दे देगा, आप मेरे यहाँ के प्रोडक्शन कीजिए, मैं केवल 15% टैक्स लगाऊंगा? तो इसके कारण एक रेस टू बॉटम स्टार्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ज्यादा टैक्स उन कंपनियों से ले लेंगे, वो भी शायद ना हो। तो ये इसका एक भयावह पहलू है, किंतु ये मत मान के चलिए ऐसा होने जा रहा है। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें उसका सकारात्मक पहलू भी दिखाना होता है और भयावह पहलू भी। वास्तविकता शायद दोनों के बीच में कहीं रहेगी। अब इसका जो सकारात्मक पहलू है, बहुत संक्षेप में अब मैं उस पर बात करूंगा और फिर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सकारात्मक पहलू है वो ये है कि बहुत सारी चीजें जो अभी तक कर पाना ही पॉसिबल नहीं था, ह्यूमन इंटेलिजेंस या ह्यूमन जो कैपेबिलिटी है, जो मानवीय दक्षता है, उसका एक लिमिटेशन था। जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप, उसका जो मिरर है उसको पॉलिश करने में 6 साल लगे, किंतु एआई की मदद से आज मशीन उसी लेवल का मिरर पॉलिश केवल 4 महीने में कर पा रही है। तो भविष्य के जो हमारे टेलीस्कोप है वो एरर फ्री हो सकते हैं, अभी तक ये संभव ही नहीं था। इस प्रकार अनेकों ऐसे कार्य हो सकते हैं जिसकी हमने केवल कल्पना की थी, जो केवल अब तक साइंस फिक्शन में थे। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हो सकेंगे और उससे मानवीय समाज और जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट है उसका पूरा डिस्कोर्स ही बदल जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब हम आज बात करते हैं कि मिडीवल एजिस में मानवीय जीवन में कितनी कठिनाई थी, आधे बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे और उस समय के राजा को भी वो कंफर्ट नहीं मिलता था जो आज एक आम आदमी को मिल रहा है। तो अगर इस प्रकार का सकारात्मक पहलू हम देखें, जो कि इतिहास ने वाकई में प्रदर्शित भी किया, तो
हमारे पास काफी कुछ पॉजिटिव भी है। तो वास्तविकता में क्या होगा, इसको लेके हम सबको अभी देखना होगा, विचारना होगा, और आपको प्रश्न में भी अगर इस पर कोई प्रश्न आता है, दोनों एस्पेक्ट की बात करनी पड़ेगी। सो इस पर किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है? तो एक तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हमेशा जो आने का हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उम्मीद करते हैं, वो है जॉब लॉस, क्योंकि वो सबसे पहला टारगेट है। तो जॉब लॉस, लेबर रिफॉर्म्स या लेबर रिक्वायरमेंट, इसके ऊपर इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। मैं एक क्वेश्चन फॉर्म करके आपको एग्जांपल देता हूं। विल एआई क्रिएट लेबर डिस्प्लेसमेंट? हाउ दैट लेबर डिस्प्लेसमेंट विल फर्दर क्रिएट प्रॉब्लम फॉर इंडियन इकोनॉमी विद एग्जिस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट? भारतीय अर्थव्यवस्था जहां पहले से ही बेरोजगारी की समस्या रही है, वहां अगर नए स्तर पर ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो लेबर को डिस्प्लेस करे, तो क्या वो और समस्या करेगी या इसका क्या पहलू होगा? इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, और इसमें आपको इसके दोनों पहलू देने होंगे। दोनों पहलू में पहला पहलू कि ऐसा वाकई में हो सकता है, किंतु आपको इतिहास का उल्लेख करते हुए, अनेकों अनेक उदाहरण देते हुए बताना होगा कि जब जब कुछ नया आया है उसका विरोध हुआ है और हमारा एक्सपीरियंस उससे उलट रहा है। इसमें आप एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं। जब ई कॉमर्स आया था, तब ये कहा जा रहा था हमारे पड़ोस की जो किराने की दुकान है वो बंद हो जाएंगी, ई कॉमर्स उनको समाप्त कर देगा। वास्तविकता क्या है, हमारे पड़ोस की किराने की दुकानों पे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ा, किंतु कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे बुक शॉप्स वाकई में आधे बंद हो गए। तो दोनों तरह के उदाहरण हमारे पास है, किंतु अभी तक ई कॉमर्स ने उससे ज्यादा जॉब क्रिएट किया है। डेटा कहता है ई कॉमर्स का जॉब क्रिएशन जॉब डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। तो ऐसा ही कुछ आप इसमें सकारात्मक पहलू के साथ अपने उत्तर को भी अंत कीजिए। सर एक ओके, बड़ा बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसी का, कि जैसे यूएस आर्मी एक ड्रोन बनाती है जो कि रिकनेक्शन एक्टिविटीज करे, सर्वे करे, लेकिन उस ड्रोन को चलाने के लिए कम से कम 3 एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। 3 नहीं, 30 एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जॉब जा रहा है, तो देखिए वहां पे जॉब क्रिएट भी हो रहा है। थैंक यू। और सिर्फ एक लाइन में जोड़ूंगा, क्योंकि मनीष जी ने ड्रोन का उदाहरण ही दिया, तो मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैं बस अपने बच्चों से कह रहा हूं कि जिसके पास नेटफ्लिक्स का कनेक्टिविटी है, एक्सेस है, उस पर एक सीरीज है ब्लैक मिरर, वो आप देख सकते हो। उसमें आपको इसके अनेकों अनेक बहुत अच्छे उदाहरण मिलेंगे। वो पूरा सीरीज ही हमारे भविष्य में टेक्नोलॉजी हमें कहाँ ले जा रही है और उसका समाज पर क्या पहलू होगा, क्या पक्ष होगा, उसी पर वो पूरी तरह आधारित है। बहुत अच्छा सीरीज आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू गौरव जी। अब एक्चुअली दो बातें मैं कह दूं। पीडीएफ आप डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा, पूरा कंटेंट आपका इसमें दिया हुआ है और सबके साथ क्वेश्चन जोड़ कर दिया हुआ है। क्वेश्चन जानबूझ के मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों डिस्कस करने में नाहक टाइम लगेगा। ये आपका काम है कि आप उसको डाउनलोड करके उस कंटेंट के सहारे, इस लेक्चर के सहारे, आप प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन अलग सेट किए हुए हैं और मेंस के भी, और लास्ट में आपको प्रीलिम्स स्पेशल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको प्री के लिए वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो मैं उनके बारे में अभी गौरव सर आपको बता रहे थे, तो मैं एक एनेक्डोट आपसे शेयर करना चाहूंगा इसमें, और वह यह है कि बताया जाता है कि जिसमें मैं हिस्टोरिकल ट्रूथ बता रहा हूं कि जब हेनरी फोर्ड पहली बार, उस समय रोबोट्स का सबसे अर्ली फॉर्म था, तो हेनरी फोर्ड जब रोबोट्स को इंट्रोड्यूस कर रहा था तो यूनियन लीडर को उसने चैलेंज किया, कहा कि अच्छा अब ये बताओ, अब नाउ हु will join your union and who will give you the monthly payment? मतलब अब आपके यूनियन को कौन ज्वाइन करेगा, आपको मंथली पेमेंट कौन देगा? ये रोबोट्स, उसने व्यंग से कहा। तो यूनियन लीडर ने भी उसको तुरंत रिटॉर्ट किया, और आपकी कार कौन खरीदेंगे, क्या ये रोबोट्स? तो मतलब है जो अभी जो आपको गौरव सर ने कहा था कि जो दिन में वर्कर्स होते हैं, रात में कंज्यूमर्स भी होते हैं। दूसरा, इन्होंने इसका सोल्यूशन इन्होंने नहीं बताया, मतलब इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था कि भाई यूबीआई का जो कॉन्सेप्ट है, वह कॉन्सेप्ट एक बड़ा ही नया कॉन्सेप्ट है, और विशेषकर इकोनॉमिस्ट में मैं देखता हूं कि बहुत सारे अभी जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है
यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। यूनिवर्सल बेसिक इनकम को मैं थोड़ा एथिकल पॉइंट, क्योंकि देखिए एक्चुअली है क्या, जब मल्टी डायमेंशनल है तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछता हूं। इनका इकोनॉमी बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि इसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फ्रंट पर ही खोजना है। लेकिन आफ्टर ऑल हम एक इंसान है। जब मॉडर्नाइजेशन दुनिया में आया था तो कहां से शुरू हुआ था? जब मानव ने गॉड को चैलेंज किया था कि मानव, जब ह्यूमन ग्लोरी की बात, ह्यूमनिज्म दुनिया में आया था रेनेशा के साथ। पहले रोमन कैथोलिक चर्च कहते थे यू आर सिंफुल क्रिएचर, लेकिन नहीं, ह्यूमन ने सर्ट किया कि आई एग्जिस्ट। उसी समय एडवेंचर शुरू हुआ, सीप हुए। तो एक इंसान, हम सब के अंदर पैसे के अलावा एक चाहत होती है, मैं हूं। मशीन मैं हूं को समाप्त कर दे। जी सर। एंड एक ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स भी तो है। जी सर। आपने अभी कहा हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, उससे पैसे मिलते हैं, हमें भी रोटी मिलती है, हम काम करते हैं। लेकिन कोई अगर बैठा के कहे तुम घर पर रहो मैं रोटी दे रहा हूं, तो एक इंसान होने के नाते हमें सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? सो एआई विल गिव एन एथिकल चैलेंज। अभी सर एप्पल का एक एडवर्टीजमेंट आया था जिसका बहुत ही विरोध हुआ है, पिछले महीने का ही बात है। तो उसमें उन्होंने एडवर्टीजमेंट में ये दिखाया था कि आईफोन 14 आ रहा है और वो हर चीज को क्रश कर रहा है। उसने पियानो को तोड़ा, उसने गिटार को तोड़ा, उसने हर ऐसा पक्ष जिससे मानव अपनी क्रिएटिविटी को शो करता है या अपने आप को ह्यूमन फील करता है, उसने किताबों को जलाया। तो आईफोन 14 हर चीज को तबाह कर रहा है। बेसिकली वो ये शो करना चाह रहे थे आपकी सारी बुक्स, आपका सारा म्यूजिक, आपका सारा इंटरनेट, सब चीज इस आईफोन में है। उसने कैमरा को तोड़ा, किंतु उसको वाकई में लोगों ने नेगेटिव रूप में लिया कि अब तो हम ह्यूमन ही नहीं बचेंगे, इसका मतलब हम भी मशीन में कैद कर। यस सर, साथ ही में सर का पॉइंट जो सर ने कहा कि एथिकल चैलेंजेस, साथ में ये भी देख रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर हम जाकर टीवी ऑन करते हैं तो हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, शरीर हमारा सही हो सकता है। कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि मशीनों पे डिपेंडेंसी और ये बढ़ते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो हमारे ह्यूमन बीइंग हैं वो अपना सेंस फील करने का, सूंघने का, ये शक्ति भी धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। वी आर ओवर डिपेंडेंट राइट नाउ ऑन द मशीन्स विच इज रियली वेरी डेंजरस। So we have to take care of those dimensions as well. और अब आरपी सर आपकी बारी है। देखिए पॉलिटी और डेमोक्रेसी पर इसका क्या इम्पैक्ट आपको दिख रहा है? जी सर, देखिए इसमें एआई की जब भी बात होती है, अच्छे पहलू भी उतने ही हैं, उन पे चर्चा कम होती है, क्योंकि अच्छे पहलू ऑलरेडी आपके ऐप्स में, जीमेल में, फेसबुक पे, मशीनों में लागू हो चुके हैं और आपकी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बना चुके हैं। जैसे एआई बेस्ड जीमेल आपको बेटर मैनेजमेंट ऑफ ईमेल्स दे रहा है। आपको पता हो या ना हो, वो आपकी मदद ऑलरेडी कर रहा है। ठीक है सर। तो चैट जीपीटी 4 आया, अब उसका एडवांस वर्जन जो भी आएगा, 5th आने की बात चल रही है, 4.5 सैम अल्टमैन ने लॉन्च भी कर दिया। तो इन सब से क्या है कि जो उसका अच्छा पहलू चुनाव में भी और लोकतंत्र में भी, वो ऑलरेडी यूज हो रहा है। जैसे वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना इलेक्शन कमीशन द्वारा, अगर उसमें एआई का इस्तेमाल है तो एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग ऑलरेडी ये पता करके कि कौन सा वोटर किस फैक्टर से मोटिवेट होगा चुनाव में वोट देने के लिए, वो बड़ा स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट या उसको अपील करेगा। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव भी है। तो इस एआई के बहुत सारे पॉजिटिव उपयोग ऑलरेडी हमारी और आपकी लाइफ में आने शुरू हो गए। हर एक टेक्नोलॉजी के साथ ये जुड़ा होता है, लेकिन मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के साथ एक बात नई है जो पहले की डुअल यूज टेक्नोलॉजी से अलग थी। जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, तो इंसान ने ही उसका पीसफुल यूज भी किया और इंसान ने ही उसका मिलिट्री यूज भी किया, लेकिन हमने किया। वो हमारे अंदर की कोई बुराई है जिसने उस टेक्नोलॉजी का मिसयूज किया या नॉन ह्यूमन यूज किया। लेकिन मशीन लर्निंग में अब हमारे एविल की जरूरत नहीं है। अगर मशीन खुद ही एविल हो जाए तो क्या होगा? क्योंकि वो तो सेल्फ लर्निंग है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम करता है। तो मशीनें अगर खुद सीखने लगे, क्योंकि वो सोचने वाली प्राणी है और खुद, क्योंकि आज तक के रोबोटिक्स का रूल नंबर 1 रही रहा है दुनिया में कि दे विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ द ह्यूमंस। फर्स्ट रूल ऑफ रोबोटिक्स कहते हैं इसको। अब ये रोबोटिक्स नहीं है, एआई बहुत आगे। तो अगर वो मशीनें जो सोच सकती हैं शायद हमसे बेहतर,
सैम अल्टमैन ने कहा, एलन मस्क बोलते हैं 2030 से ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, 2030 तक वो मशीनें हमें सुपरसीड कर जाएंगी हर एंगल से। तो अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से उन मशीनों में, एक सर ने बोला, ईगो खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उनका अस्तित्व शुरू हो जाएगा। तो अगर ये वर्स कंडीशन है और यही सबसे बड़ा डर है कि अगर मशीनों का अपना एक ईगो कि मैं हूँ, मेरी पहचान है और तुम लोग इन्फीरियर हो और मैं सुपीरियर हूँ, आज तक मानव दूसरे जानवरों पे करते आया है। भाई हम जानवरों को इन्फीरियर मानते हैं, पेड़ पौधों को इन्फीरियर मानते हैं, तो होता है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन की, है ना, तो हम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज पे चले हैं। तो अगर वो भी बोले कि मानव मात्र एक रिसोर्स है, इसका एक्सप्लॉयटेशन करो, नाउ दे आर बेटर इक्विप्ड इन थिंकिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एवरीथिंग, तो ये एक समस्या उत्पन्न होगी। इतने बड़े लेवल पे तो सोचना एक अलग बात है, इसके छोटा एविल भी एआई का है और डेमोक्रेसी में भी। कल ही, यानी कि चुनाव का अंतिम चरण है, आज चुनाव हो रहा है, तो कल ही ओपन एआई ने, सैम अल्टमैन साहब की सबसे बड़ी कंपनी है, इसको आजकल माना जा रहा है, तो उसने एक रिपोर्ट जारी किया कि इंडिया के इस चुनाव में इजराइल की एक एआई कंपनी ने वोटर्स को अनड्यू इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश की है। तो खैर ये पहली बार नहीं हो रहा है, 2009 चुनाव से हम देख रहे हैं, 14 चुनाव से देख रहे हैं, कैम्ब्रिज एनालिटिका केस हुआ। तो वैसे 75 तरीके हैं जहां से डेटा जो भी आपके बारे में गैदर किया जा सकता है उसको गैदर करके स्मार्ट सॉफ्टवेयर में भर के आपके बारे में आइडेंटिफिकेशन कर देना, कि जैसे कि आपका अगर अमेजन जो प्राइम वीडियो हो या फिर उससे आप सामान मंगाते हो, नेटफ्लिक्स पे आप क्या देखते हैं, फ्लिपकार्ट पे क्या चॉइस करते हैं, अगर ये सारा डेटा मिल जाए और आपने प्रोफाइल में एज दिया है, जेंडर दिया है, हो सकता है आपने अपने 2-4 घर वालों की फोटो भी लगा रखी है, इन सारे डेटा को कलेक्ट करके कोई भी मशीन करती है आपकी सोशल प्रोफाइलिंग। सोशल प्रोफाइलिंग का मतलब ये होता है कि पहले ही बता दिया जाए कि आप कितने काम के आदमी हैं। अच्छी बात है, अगर कोई मेरे बारे में मैं कितना काम का आदमी हूं ये जान जाए तो घाटा क्या है? दिक्कत है कि आप कितने काम के आदमी हैं, हर आदमी अपने अपने आइडियोलॉजी से तय करेगा। तो मैं काम का आदमी हूं कि नहीं चाइनीज सरकार के लिए, उसके आधार पे गवर्नमेंट ऑफ चाइना एआई का यूज करके सोशल स्कोरिंग करती है। अब देखिए सोशल स्कोरिंग कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो एआई बेस्ड जो सीसीटीवी कैमराज हैं, सर्विलेंस की बात होती है, वो मेरा चेहरा देखेगी, डेटाबेस में मेरे बारे में जितना भी डेटा है, मेरा बैंकिंग डेटा, मेरा ईमेल डेटा, मेरा व्हाट्सएप डेटा, इन सारे डेटा को लेके मेरे बारे में प्रोफाइलिंग करेगी और मुझे 1 to 100 के बीच में एक स्कोर देगी। सपोज करिए एवरेज स्कोर 50 है और मुझे 49 मिला, तो सोशल स्कोर के बाद उस आदमी का फंडामेंटल राइट अगर है तो उसको 20% कम कर दिया जाएगा। उसका जो नया नौकरी करने का, इंटरव्यू करने का, पास करने की जो संभावना है वो भी कम हो जाएगी। तो लोकतंत्र के में वोटर्स को इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेट करने के चलते, उनके चॉइसेस को मैनिपुलेट करने के चलते, या फिर डीप फेक्स जैसे वीडियोस बना के वोटर्स को प्रोवोक करना, ये एक बहुत ही आम बात हो गया है। अभी टर्की में चुनाव हुआ, वहां के राष्ट्रपति जो पहले थे वही जीते, एर्डोगन साहब, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा वीडियो जो हल्ला मचाया और जिसने अपोनेंट को और कमजोर बना दिया, वो डीप फेक वीडियो था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना था, जहां अपोनेंट कैंडिडेट को एक आतंकवादी संगठन से लाइव बात करते हुए दिखाया गया और उससे एर्डोगन साहब ने ये प्रूफ किया कि ये जो हमारा अपोनेंट कैंडिडेट है वो इस्लामिक जिहादियों के साथ मिला हुआ है। वीडियो डीप फेक था, लेकिन सरकार ने प्रमोट तो नहीं किया, लेकिन सरकार ने उसको खींचा भी नहीं, चलने दिया, और पूरे चुनाव में वो इतना बड़ा मुद्दा बना कि एर्डोगन की पॉपुलैरिटी पहले भी थी, वो और बेटर होके वो एक डिसाइसिव विनर के रूप में सामने आए। तो भारत के चुनाव इतना बड़ा है
इतने लेवल पे काम होता है। जैसे कहते हैं ये यूट्यूब बेस्ड चुनाव था, पिछला चुनाव फेसबुक बेस्ड था, उसके पहले व्हाट्सएप बेस्ड था, 9 वाला फेसबुक था, 14 वाला व्हाट्सएप था, 19 वाला ये हमारा यूट्यूब बेस्ड है, आगे पता नहीं कौन एआई बेस्ड आएगा। तो चुनाव में इन सारी चीज़ों का प्रयोग करना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रखता है। अब इसका दूसरा पहलू डेमोक्रेसी में देखें तो वैधानिक पहलू है कि व्हाट कैन बी द लीगल डायमेंशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो लीगल डायमेंशन देखने के लिए कुछ सामान्य बातें पहले समझना है। सरकार को एक संप्रभु अधिकार होता है कि जो भी चीज हानिकारक है वो या तो बंद कर दे, और अगर बंद नहीं कर सकती है तो अपने नियंत्रण में चले। जैसे दारू की दुकान है, अल्कोहल है, टोबैको है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम बंद करना चाहते हैं। संविधान में भी लिखा है कि नहीं होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि टोबैको, अल्कोहल कभी बंद नहीं किया जा सकता। तो सरकार ने क्या किया कि भाई हम लाइसेंस देंगे, हम जितना बोलेंगे उतना ही प्रोडक्शन करना है, हम जितनी साइज में बोलेंगे उतना ही बेचना है, ताकि हम कंट्रोल कर सके कि वो हानिकारक चीज, अनहेल्दी चीज समाज में किस लेवल तक पेनिट्रेट कर रहा है। ये हर एक हानिकारक चीज के लिए हुआ। भाई न्यूक्लियर बॉम्ब भी हानिकारक था, टेक्नोलॉजी तो सरकार ने रेगुलेट किया। इसके पहले एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आई जिसपे हमने रेगुलेट करके सफलता पाई है, वो था ह्यूमन क्लोनिंग। क्लोनिंग जब आया तो ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी चर्चा हुई थी, अनएथिकल है, ये हो जाएगा, डिजाइनर बेबीज आएंगे, इंसान के रिलेशनशिप, परिवार और वैल्यूज का क्या होगा। इसको दुनिया ने समझा और हर देश ने, चाइना से लेके अमेरिका और यूरोप तक, ने बिल्कुल अपना हैंड्स डाउन किया, नो ह्यूमन क्लोनिंग। तो इलीगल एक आध साइंटिस्ट कहीं करता हो तो बात अलग है, बट ह्यूमन क्लोनिंग पे जो रेगुलेशन लगाया गया उससे ह्यूमन क्लोनिंग का इल इफेक्ट अभी तक हमको देखने को नहीं मिला। तो टेक्नोलॉजी कितनी भी बड़ी हो, अगर सरकारें वैश्विक स्तर पे, अब यहाँ पे वही बात है, एआई इतनी बड़ी चीज है, सर जियोपॉलिटिक्स में बताएंगे कि कोई ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है, फोमो है, कोई ये नहीं चाहता है कहीं पीछे तो नहीं रह जाएंगे, कहीं पीछे तो नहीं रह जाएंगे। जैसे वही हुआ कि एक तालाब में हुआ कि कोई मछली नहीं मारेगा, 10 लोग थे, तो अब इसमें एक आदमी ने सोचा कि यार 9 लोग तो नहीं ही मछली मारते हैं, मैं अकेले मार लूंगा तो किसको पता चलेगा। इस चक्कर में सब बारी बारी से आए और मछली मार के चल दिया। तो हुआ क्या, फाइनली अगले दिन जब लोग आए तो उसमें एक भी मछली नहीं थी। तो आखिर हर आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी अपना एग्रीमेंट क्यों तोड़ा, क्यों उस नैतिकता का पालन नहीं किया, लॉ का पालन नहीं किया? सिर्फ इसलिए कि दो गलतियां, पहले तो लगता है कि यार हम अकेले ही तो कर रहे हैं तो क्या घाटा है, और दूसरा उससे बड़ा जियोपॉलिटिक्स आईआर में या इकोनॉमिक्स में, चूंकि एआई का इंपॉर्टेंस है, तो एक हम कहीं पीछे न रह जाए। कोई पीछे रहना नहीं चाहता। जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, स्पर्धा है, डोमेस्टिक है, घरेलू है, तो कोई पीछे क्यों रहना चाहेगा। तो एआई को रेगुलेट करना बिल्कुल पॉसिबल है और कोई देश इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। तो इसको कैसे किया जाएगा, ये भारत के लिए भी लीगली उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके तीसरे डायमेंशन पे आते हैं कि क्या हमारे पास कोई सीधा सीधा कानून है जो एआई को रेगुलेट करता हो, कंट्रोल करता हो, या बैन करता हो, या अलाउ करता हो। एट प्रेजेंट तो नहीं है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आप सब समझ रहे हैं मोर और लेस। दूसरा है इंटरमीडियरीज, जो हम बोलते हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो कंटेंट और इन चीजों के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराते हैं, वो इंटरमीडियरीज कहे जाते हैं इन सारी चीजों में। इसको आप टेक जायंट्स के नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर तीसरे पे आती है हम लोग कंज्यूमर, सिटीजन्स जो इसको यूज कर रहा है। अब इन सबको एक साथ विन विन सिचुएशन में लेके आना, यही काम है एआई लॉ का या टेक्नोलॉजी लॉ का। भारत में टेक्नोलॉजी लॉ अभी इवोल्यूशनरी स्टेज में है, इस बात को समझना है। अभी करंट में कोई एआई लॉ नहीं। मार्च 2024 में पूरी दुनिया का पहला एआई एक्ट यूरोपियन यूनियन ने फाइनली उसके काउंसिल और पार्लियामेंट में पास होने के बाद आया है। वो भी इवोल्यूशनरी है,
लेकिन पहला कानून होने के चलते हम लोगों के लिए भी, अमेरिका के लिए भी वो गाइडलाइन की तरह है। तो उन लोगों से सीखने वाली दो बातें हैं, हमारे एग्जाम के लिए बता रहा हूं। पहला, उन लोगों ने एक जो कॉन्सेप्ट दिया है, पहले से भी था बट और थोड़ा क्लियर कर दिया। क्लियर क्या किया कि एआई से जुड़े हुए रिस्क को हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप रिस्क क्लासिफाई नहीं करेंगे तब तक एआई का बेटर यूज नहीं कर पाएंगे। तो जो सबसे ऊपर उन लोगों ने रखा है, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, वो है अनएक्सेप्टेबल रिस्क फ्रॉम द एआई। यानी कि कुछ रिस्क एसोसिएटेड एआई से है, वो यूरोपियन यूनियन में बैन किया जाता है। और उसमें से एक का एग्जांपल देता हूं, वो है सोशल प्रोफाइलिंग एंड सोशल स्कोरिंग ऑफ द पर्सन, जिसका मैंने चाइना का एग्जांपल दिया था। बोला ईयू में तो भाई नहीं चलेगा, और ये सारे एआई टेक पे अवेलेबल होगा, लागू होगा, इंप्लीमेंट होगा। जो थर्ड कंट्रीज से ईयू में आ रही हैं या विद इन ईयू वो काम कर रही हैं, सबको कंप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंप्लीमेंटेशन भी इस लॉ का है, होता ही है, संप्रभुता के साथ वैसे ही ये चीज जुड़ी होती है। दूसरी चीज जो हमें जाननी है, उसका सेकंड वाला, कि सिग्निफिकेंट रिस्क। अब अनएक्सेप्टेबल तो हो गया पहला कि भाई टोटल बैन। दूसरा है सिग्निफिकेंट रिस्क, जिसमें बैन टोटल नहीं है बट बहुत सीवियर ऑडिट और ऑब्जर्वेशन के साथ उसको रेगुलेट किया जाएगा। किस आधार पे सिग्निफिकेंट रिस्क है सर, अगर आप जानेंगे या हम लोग समझेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसका नाम दिया गया फंडामेंटल राइट इंपैक्ट असेसमेंट। नाम है, हम लोग सुने हैं ऐसे सब, जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। और ईयू ने पहली बार एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक कंट्रोलिंग बोर्ड, एक एडवाइजरी बोर्ड, 3 संस्थाएं बनाई हैं अपने एआई एक्ट में। और इन तीनों लोगों का एक कॉमन काम है कि आप सभी लोग ये देखेंगे कि एआई का इंपैक्ट फंडामेंटल राइट्स पे एडवर्सली तो नहीं हो रहा है। तो एक्सेप्ट फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड मिलिट्री यूज, अगर कोई एआई का एप्लीकेशन कुछ भी ऐसा कर रहा है जो किसी भी फंडामेंटल राइट को एडवर्सली इंपैक्ट करता है, सो दैट विल बी टेकन आउट, दैट विल बी आइडेंटिफाइड, सिंगल्ड आउट, कंपनी विल बी पनिश्ड और पिनलाइज्ड फॉर ग्लोबल रेवेन्यू, और उसको वहां से फिर जो भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा, पेनल्टी होगा, दंड होगा, उस पर लगाया जाएगा। तो फंडामेंटल राइट असेसमेंट, इंपैक्ट असेसमेंट एक बड़ा अच्छा है। तो हमारे भारत का अनुभव अगर हम देखें सर विधिक कानून बनाने में, तो स्टूडेंट्स को बिल्कुल याद होगा, जो थोड़े सीनियर स्टूडेंट्स होंगे, कि हमारा करेंट लॉ है आईटी एक्ट 2000। 2000 मतलब 24 साल तो हो गए। आज की तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में 24 साल बहुत होता है। तब इस कानून को बहुत लोग मानते हैं कि आउटडेटेड हो गया है। चुनाव के बाद नई सरकार आएगी तो डिजिटल इंडिया बिल का ड्राफ्ट मसौदा लगभग तैयार है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव शायद ये बिल होगा। हो सकता है एआई बिल अलग भी कर दिया जाए, बट अभी इसी के अंदर एआई रेगुलेशन एक्ट आने वाला है। तो डिजिटल इंडिया बिल आईटी एक्ट 2000 को रिप्लेस करेगा और उसके अंदर ये चीजें आएंगी। ठीक है, तो क्यों नहीं आ रही? अगला सवाल तो ये है कि अगर आपके पास लॉ बनाने का अवसर है तो आप बना क्यों नहीं देते? इतने तो लॉ आप कंट्रोलिंग का बनाते रहते, अमेंडमेंट रोज होता है। उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि जो इंडिया इतना बड़ा हब है स्टार्टअप इकोनॉमी का, एफडीआई का, और टेक्नोलॉजी बेस्ड रिवोल्यूशन, जिसमें आम आदमी का डेटा पे ही रिवोल्यूशन हुआ है। आप चाहे ओला उबर कैब देखें, आप चाहे एडटेक कंपनियां देखें जिन लोगों ने कोविड में काफी हंगामा मचाया एजुकेशन टेक्नोलॉजी लेके, या जितने भी स्टार्टअप इंडिया में हैं, वो सारे के सारे पर्सनल कंज्यूमर डेटा को यूज करके बने। अगर आप डेटा प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रिक्ट कर देंगे तो एफडीआई आना भी कम होगा और स्टार्टअप इकोसिस्टम भी कम होगा। अभी कुछ ही दिन पहले 2024 की ही बात है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक ने एक दिशा निर्देश जारी किया कि कैसे एआई का यूज होगा। दिशा निर्देश है, एग्जीक्यूटिव
एक इंस्ट्रक्शन है, लॉ नहीं है कि कैसे होगा। उन लोगों ने सिर्फ फेसबुक और बड़ी बड़ी कंपनियों को बोला है कि आप ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे जो कि इलीगल हो, और इलीगल का डेफिनेशन हम इंडियन पिनल कोड से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 66 में कई सारे हैं, उपबंध हैं, बट यहाँ पे डी और ई सबसे इंपॉर्टेंट है, 66 डी और 66 ई। तो डीप फेक्स या जो भी है आईपीसी है। अब आईपीसी और इसमें क्या रिलेशन है? बहुत सिंपल है। 302 में मर्डर की सजा होती है, 300 में मर्डर का डेफिनेशन होता है, तो उसमें फिर एआई कहां से आ गया? बहुत सिंपल है, कोई भी क्राइम जिसमें आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो साइबर क्राइम हो गए। वो मर्डर हो, फ्रॉड हो, डकैती हो, चोरी हो, डिफेमेशन हो, कॉन्स्पिरेसी हो। तो आईपीसी तो वैसे ही हर क्राइम को डील कर लेता है, भले ही वो एआई वाला हो या साइबर वाला, बट स्टिल एआई आईपीसी इतना सक्षम नहीं है कि एआई के सारे पहलुओं पे विचार और कंट्रोल कर सके। तो निश्चित रूप से एक नए की जरूरत है कानून की, और भारत को सारे पहलुओं को देखना पड़ेगा। अभी सारे एआई और टेक कंपनियों ने सरकार को संयुक्त रूप से चिट्ठी लिख के बताया कि सर, भारत सरकार को बोला है कि ईयू वाला टफ कानून भारत में मत बनाइएगा, क्योंकि अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। रीजन सिर्फ एक है कि इकोनॉमिक कंसेक्वेंसेस उसका इतना ज्यादा होगा, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन हम ईयू स्टैंडर्ड का कर देंगे, या ह्यूमन राइट्स का जो प्रोटेक्शन है वो ईयू स्टैंडर्ड का कर देंगे, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी एक डिफिकल्ट होगा। और दूसरा, शायद हमारा जो एआई से हमारे लोगों को और देश को फायदा होने वाला है उसका भी दम घुट जाएगा। तो हमें दम घोटू लॉ तो बनाना नहीं, वी हैव टू मेक लॉ। जैसे हमने संविधान बनाया तो अपनी आवश्यकता अनुसार बनाया, हमने पहले चर्चा किया था। हमने मानवाधिकार का डेफिनेशन दिया, हमने अपने हिसाब से दिया। राइट टू बी फॉरगॉटन ईयू में चलता है, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से चलता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक राइट तो है नहीं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एआई दोनों तरफ जाता है, अच्छा भी बहुत है और कम अच्छा भी बहुत है, और बहुत बुरा भी बहुत ज्यादा है। तो इसको हमने अनएक्सेप्टेबल रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क और फिर अलाउड रिस्क की कैटेगरी में रखते हैं, और इन तीनों के लिए हमें लॉ बनाना है। सो इंडिया हैज टू प्ले इट्स कार्ड वेरी डेलिकेटली, और इसको बैलेंस रूप से करना है। और निश्चित रूप से ये डिजिटल इंडिया बिल जो आएगा, इसीलिए टाइम लगता है। हमने जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी बनाई थी, 10 साल लिया था जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी ने। 2010 में बनी, 2017 में रिपोर्ट दिया डाटा प्रोटेक्शन पे, सरकार ने ड्राफ्ट बिल पार्लियामेंट में लाया, इतनी आलोचना हुई कि बिल को वापस लिया। तो हम तो पिछले 8 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हम डेटा और एआई का बिल बनाए, लेकिन नहीं बना पा रहे। इसका रीजन ये है कि अभी हम शायद बनाना ही नहीं चाहते। ये भी है क्योंकि भारत एक इवॉल्विंग इकोनॉमी है, जैसे सर ने अभी बताया 8.2% हो गए, और हम अगर डेटा टफ बना दें और सारी जो इन्वेस्टर कंपनियां हैं वो हट जाएं और 0.2% भी गिरावट आ जाए, तो और ओवरऑल ग्राउंड पे उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा दिखेगा, बहुत ज्यादा दिखेगा। तो डेमोक्रेसी पे इसका मिसयूज भी है, यूज भी है। रेगुलेट तो करना ही होगा, क्योंकि एआई वो दुधारी तलवार है, एक तरफ चले तब तो शत्रु और दुश्मन को काटेगी, लेकिन कहीं गलती से पीछे चल गई तो खुद ही को काट देगी। तो राज्य संप्रभु सत्ता सरकार का काम है कि वो जो नागरिकों के अधिकारों या उनके हितों पे नुकसान पहुंचाने वाली अगर कोई टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर हो या एआई हो, उसको रेगुलेट करे। ये वैश्विक स्तर के ही सहयोग से संभव होगा। वो अकेले कोई देश चाहे कि हम इसको कर लें तो ये मुश्किल है, लेकिन वैश्विक कोऑपरेशन आईआर में हम लोग जानते हैं टफ होता है, क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कौन पीछे रह जाएगा, किसके साथ धोखा हो जाएगा, लैक ऑफ ट्रस्ट होता है। और इसके चलते अंतरराष्ट्रीय संधियां, खासतौर से जो मल्टीलैटरल होती हैं, वो बहुत टफ होती हैं। लेकिन भारत लीडर है, एआई में भी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पे होंगे ही, ठीक है।
और कासप्स इन्वेस्टमेंट के मामले में सबसे आगे हैं, और डेमोक्रेटिक होने के चलते यूरोप और अमेरिका का जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है, टैलेंट रिसोर्सफुल होने के चलते यहाँ पे है। तो इन सारी चीजों को देख के भारत को डोमेस्टिक के अलावा एक इंटरनेशनल यूएन के थ्रू या किसी और माध्यम से भी कोशिश करनी चाहिए, कहीं ना कहीं ग्लोबल एक आए जहां से हम लोग ह्यूमन क्लोनिंग की तरह जो रेगुलेशन बनाया गया वैसा ही कुछ करके इसके दुरुपयोग को हम रोक सकें। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया डेमोक्रेसी पर, और बहुत सारी बातें आपने जियो पॉलिटिक्स पर भी की। अब हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स पर आपको आरपी सर ने कुछ चीजें बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, और फिर इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा बहस अभी हम लोगों के बीच और भी जारी रहेगी। तो हम लोगों का ये डिस्कशन जारी है, एंड आरपी सर ने आपके जियो पॉलिटिक्स के भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे बता दिए। अब मैं इस पर कुछ और प्रकाश डालना चाहूंगा कि जियो पॉलिटिक्स कौन सा डायरेक्शन पकड़ेगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, दैट इज टू इमैच्योर टू डिक्लेयर। मतलब अभी पता नहीं चल पा रहा कि कितना टेरेबल हो सकता है। जहां तक एआई की जियो पॉलिटिक्स पर लाभ की बात है तो बहुत कम दिख रहा है। बहुत दिमाग दौड़ाने पर ऐसा दिखता है कि जियो पॉलिटिक्स में क्या लाभ हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कनेक्टिविटी हो सकती है बेटर, अगर कोई इस तरह का, जैसा कि आपको बता रहे थे अभी आरपी सर की, अगर कोई इस तरह का इंटरनेशनल लॉ बन गया तो इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन जो एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का वीकनेस रहा है, जैसा आप देखते हैं कि इन्वायरमेंट के मुद्दे पर आज सब ट्रॉपिकल रीजन कोलैप्स होने पर लगा हुआ है। आज इंडिया का सिचुएशन देखिए, और यही सिचुएशन नहीं, अफ्रीकन कंट्रीज का और भी बुरा हाल है। जो आइलैंड कंट्रीज है, अब आर्कटिक का आइस के मेल्टिंग को कोई बचा नहीं सकता, और फिर दुनिया का क्या होगा सभी जानते हैं। फिर भी आपने अभी देखा कि हम लोगों ने जो यूएई में जो हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस हुआ, उसका क्या अंजाम हुआ, किस तरह से वो चीजें वहां पर रह गई एक हाफ बेक्ड एजेंडा के रूप में, और कोई आपस में कंसेंसस नहीं बन पाया। तो एआई के मुद्दे पर कंसेंसस बन पाएगा ये बहुत मुश्किल है, और अगर कंसेंसस नहीं बन पाता है तो कौन सा ये डायरेक्शन पकड़ेगा। तो एक तो आप देखेंगे कि पहले का जितना भी वेपन्स है वो एक बिल्कुल एब्सोल्यूट हो जाएगा। कारण क्या है, मैन मिड जितने भी वेपन्स हैं आप देखेंगे उसके मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसके ऑपरेशन तक मशीन आ जाएंगे एआई का। आपने देखा अग्निवीर का पूरा, कुछ सब वर्ष पहले आपने अग्निवीर का हंगामा इंडिया में देखा था कि भाई जो एक प्रोग्राम लाया गया कि सोल्जर्स को 4 साल तक उसको ट्रेन करके उसको बाहर किया जाए जॉब से, तो इतनी अफरा तफरी युवाओं में मची थी। लेकिन आज जितने भी कंट्रीज हैं वो अपने मैनुअल सोल्जर्स को कम करेंगे, क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तो ले देकर वो बात तो अनएम्प्लॉयमेंट पर पड़ेगा ही, और जैसा कि एक खतरा आपको आरपी सर बता रहे थे कि ऐसा हो ना 2030 तक अगर मशीन हमें ओवरटेक करके आगे निकल गया, और अभी तक हमें लगता था, बल्कि नोम चॉम्स्की एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं अमेरिका के, उन्होंने मैंने एक कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थिंकर भी हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी फोरकास्टिंग की थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, जब तक 2 चीजों का हम लोग सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो हम इस दुनिया को बचा नहीं पाएंगे। एक उन्होंने कहा था इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, और दूसरा उन्होंने कहा न्यूक्लियर वेपन्स। इन दोनों का कोई ना कोई सोल्यूशन खोजना होगा। अब इन दोनों का सोल्यूशन तो हमने खोजा नहीं, एक तीसरा प्रॉब्लम और तीसरा चैलेंज हमारे पास आ गया एआई, और अब न्यूक्लियर वेपन्स हमारा एआई कंट्रोल होगा। तो अब जब ह्यूमन रैशनलिज्म पर ना होकर जब वो मशीन का रैशनल पर जब होगा, तो वो तो और डेंजरस सिचुएशन हो सकता है, आप अनुमान कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 की कंट्रीज के बीच जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जैसे 2 कंट्रीज है जो भी कॉम्पीट करने के लिए एक दूसरे से आगे आना चाहते हैं। एक यूएसए है जो अभी तक आगे चल रहा है, लेकिन चाइना उसको ओवरटेक करने के लिए उतारू है। तो अब वो देखना है कि अगर चाइना ओवरटेक करके आगे बढ़ जाता है तो फिर डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म के बीच भी
एक कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल लेवल पर होगा, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हैं कि चाइना, रशिया और ईरान का जो जिस तरह से एक्सिस बन रहा है, और वो एक्सिस बन ही नहीं रहा है बल्कि ज्यादा पावरफुल हो रहा है, क्योंकि जो यूएसए है, यूएसए डेविल साइड है दुर्भाग्य से। अभी आपने देखा इजराइल के साइड है, तो अभी इजराइल की जो गवर्नमेंट है वो दुनिया में उसका रूल अच्छा नहीं है, उसका जो सॉफ्ट पावर इमेज है वो लगभग ध्वस्त हो चुका है, खासकर इस गाजा अटैक के बाद और रफा हमले के बाद। तो वैसे सिचुएशन में जब अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जब दुनिया की जब आगे बढ़ने लगेगी, तो फिर ये दुनिया के डेमोक्रेसी का क्या होगा, और डेमोक्रेसी मिट सकती है, क्या हो सकता है, वो कहना मुश्किल है। एक डेंजर है कि अब तक नॉन स्टेट एक्टर ने, जिस तरह से आप देखिए टेररिज्म का खतरा पूरी दुनिया में था, तो अब तक हम लोग संभावना व्यक्त करते थे कि उनके हाथ में अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो फिर क्या होगा। अब तक दुनिया केवल यही चाहती थी कि केमिकल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स ना आए। आप समझ सकते हैं कि अल कायदा जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते तो क्या होता। अब तो ये भी डर है कि एआई के सहारे वो भी उसी लेवल का डिस्ट्रक्शन कर सकती है जिस लेवल का डिस्ट्रक्शन कोई कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन कोई स्टेट कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा खतरा होगा। नेक्स्ट वन क्या होगा कि कौन कंट्री कितना पावरफुल है, वो न्यूक्लियर वेपन्स और हाइड्रोजन वेपन्स से ज्यादा डिसाइड करेगा इलेक्ट्रॉनिक चिप। तो दुनिया में चिप वॉर होगा। दैट इज ऑल्सो अ डायमेंशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स, कि उसमें इंडिया ने भी इसमें इनिशिएटिव लिया है। चिप के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्री साइट चुने गए, और उसी तरह से आप देखिए तो एक छोटा सा कंट्री है जो चाइना के मतलब खतरे का शिकार है, ताइवान आप देखते हैं। लेकिन ताइवान पर दुनिया की नजर इसलिए है कि ताइवान अभी दुनिया का एक बहुत बड़ा चिप सप्लायर है। तो पूरी दुनिया की नजर ताइवान पर इसलिए है कि अगर कल को चाइना ताइवान को कंकर कर लेता है तो वो पूरे चिप पर चाइना का कंट्रोल है। तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो जियोपॉलिटिक्स में इसका सबसे मतलब वर्स्ट डायमेंशन देखने को हमें मिल रहा है। जैसे अभी आपने देखा कि अभी आपको आर पी साहब ने इंडिया की इलेक्शंस के बारे में और बताया कि किस तरह से एआई इंटरवेंशन, इजराइल की एक कंपनी का नाम लिया कि इस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही। कुछ समय पहले आपने एक र्यूमर सुना होगा, उसमें र्यूमर ही मानता हूं, क्योंकि रशिया ने ऐसा क्लेम किया और इंडियन गवर्नमेंट को कन्वे किया कि अमेरिका जो यूएसए की गवर्नमेंट है वो एआई के माध्यम से आपके इलेक्शन में इंटरवेन कर। अब हो सकता है कि रशिया ने जानबूझ के क्लीवेज क्रिएट करने के लिए किया हो, उसका ये न्यूज कितना ऑथेंटिक है कहना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब है कि बियॉन्ड कैपेसिटी है नहीं। चाइना जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, कल को हमारे इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए देखिए, ले देकर पूरी उम्मीद इसी बात पर जुड़ी हुई है, क्योंकि हम डूम शेयर नहीं बनना चाहते कि भाई दुनिया नष्ट हो जाएगी या यह होगा। क्योंकि देखिए इतना तो तय है कि अगर इसको हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हम लोग तो सोशल साइंस के हैं, और हम तो हिस्ट्री में देखते आ रहे हैं जब से ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है, यह वेस्ट का सिविलाइजेशनल फेलियर है। मतलब इतना तो तय हो गया कि उनका मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो जितना सोल्यूशन लाया उससे ज्यादा चैलेंजेस लाया। और ये वे ऑफ लाइफ है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो मटेरियल हैप्पीनेस से कभी नहीं बन सकता, इस बात को आप जानते हैं। तो ये सिविलाइजेशनल फेलियर है, और ये हमारे इतिहास में आज से नहीं, आप करोड़ों वर्ष का इतिहास हमारे पास मौजूद है। और दुनिया में एक पर एक सिविलाइजेशन हुए, जैसे आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही देखा, बहुत डेवलपमेंट के खास लेवल पर पहुंच गया था, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी घटना वहां घटी होगी जो बहुत क्लियर नहीं हुई है। स्टैग्नेशन आ गया, डिवास्टेशन आ गया, व्हाटएवर में भी। तो ये हम लोग यही कामना कर रहे हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हो और सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है, तो बी पॉजिटिव, हमेशा आंसर का डायरेक्शन पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो हम लोग उसका सोल्यूशन ही बताएं, हम लोग बताएं कि आपस में इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि सारा कंट्रीज अंत में इस कंसेंसस पर पहुंचेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे बीच कंसेंसस बनेगा, और हम कोई ऐसा रूल इस वक्त बना सकेंगे जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होगा, जिसमें एआई को ह्यूमन कंट्रोल करता रहेगा। तो इसी के साथ मैं यहाँ करना चाहूंगा, लेकिन एक डायमेंशन अभी आपका और भी बाकी है, क्योंकि एक कहावत है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। एक तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से हम लोग बेहाल है, हमारे दरवाजे पर पहुंच चुका है, आप हर ऑडियंस को फील हो रहा है। लेकिन अब एक नई बात और भी आ गई कि एआई के आने से मनीष सर का कहना है कि इन्वायरमेंट पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जी। तो आप बताएं किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा।
सर सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एआई काम किस पे करता है। कहीं ना कहीं डेटा पे, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे, बिना उसके तो काम करेगा नहीं। और जो अभी एक नई सर्वे, नई रिसर्च ये कहती है कि हम जो आजकल चैट जीपीटी इतना फेमस है, हम जो मात्र 10 से 50 क्वेश्चन जब उससे पूछते हैं और वो आंसर करता है, इतने देर में लगभग वो 1/2 लीटर क्लीन वाटर कंज्यूम कर जाता है। इतना ही नहीं, अगर सिर्फ गूगल कंपनी की बात की जाए तो एक साल में 20 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर उसने यूज़ किया हुआ है। और अलग डेटा कहता है कि पूरी दुनिया में लगभग 2 से 3 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको स्वच्छ पानी अवेलेबल नहीं है पीने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। हम रिसेंट देख रहे हैं, हमारे दिल्ली बहुत दूर नहीं है, अभी 2 दिन से प्रोटेस्ट हो जा रहे हैं पानी को लेकर के। हम जब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी इतना ज़्यादा कंज्यूम करने जा रहा है, जिसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2026 तक पूरे जापान कंट्री में जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, कंज्यूम होता है, उतनी इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ क्लाउड सेंटर्स को मैनेज करने में इसकी आवश्यकता होगी। और हम जानते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं CO2 एमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, और उससे ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा एग्रेवेट हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का हम लोग कंडीशंस ऑलरेडी देख रहे हैं कि परसों ही हमने देखा दिल्ली का कि 52.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया। पता नहीं हमें अभी और क्या क्या देखना बाकी है। तो सर ये तो इम्पैक्ट कर ही रहा है हमारे इन्वायरमेंट को, लेकिन सर ये पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर रहा है, सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि अगर हम लोग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करें, वो भी इको फ्रेंडली, तो हम बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि हम देखा जाए तो अभी हमारा बहुत सारे ओशन बाकी हैं जिसका मैपिंग करना बाकी है, जो कर हम स्वयं इंसान करें। जैसा कि सर ने बताया था, टेलीस्कोप को पेंट करने में इतने साल लगे, जो कि वो मशीन बहुत कम समय में कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से पूरी दुनिया में इतने सारे रिसोर्स हैं, उनका मैपिंग करना, चाहे वो समुद्र के अंदर हो या फिर अदर प्लेसेस पे हो, इज क्वाइट ईजियर यूजिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन। अगर उनको यूज़ करते हैं तो हम बेहतर कर सकते हैं। साथ ही हम जानते हैं सर कि अभी आजकल फॉरेस्ट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो फॉरेस्ट में जो पोचिंग है या पेड़ कटने की है या फायर होने की जो इंसिडेंसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कहीं ना कहीं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सेंसर्स का यूज़ करके हम इन सारी संभावनाओं को बहुत कम कर सकते हैं। ये भी हमारा इसका एक बेनिफिट हो सकता है। साथ ही में जैसे कि हम पोचिंग की ही बात करें कि हमारे यहाँ इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नेशनल इंटरनेशनल बने हुए हैं कि जानवरों को कैसे बचाया जाए। ऑफ कोर्स उनका भी हम सेंस कर सकते हैं, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिसकी हेल्प से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि सर कुछ इश्यूज और भी हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसा कि आपने कहा कि मान लीजिए कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन काम करते कैसे हैं, तो होता क्या है कि कोई भी साइंटिस्ट हो या इंजीनियर हो, कोई नया प्रोडक्ट बनाता है, इनोवेट करता है, तो हमेशा वो अपने प्रोडक्ट को खराब नहीं कहता है, हमेशा उसकी वो बड़ाई ही करता है। वो कहता है कि हाथ खराब होते हैं, हथियार नहीं। लेकिन ये कहावत अभी तक जितने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए थे वहां पे लागू तो होते हैं, लेकिन जब मशीन ही के हाथ खुद मशीन का ही हो और हथियार भी मशीन का ही हो, फिर ऐसे केसेस में जो सर ने कहा था अभी कि हम पे डोमिनेट कर सकता है, ओवरटेक कर सकता है, तो फिर हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है। हालांकि इन सारी चुनौतियों के बीच में हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड ग्रो कर रहा है, और इस बार का डेटा कहता है कि जो 16% ऑफ इंक्रीमेंटल ग्लोबल जीडीपी है वो कहीं ना कहीं एआई से ही कनेक्टेड है इस बार का। और उसी रेस में हमें भी पीछे नहीं रह सकते, हमें भी आगे बढ़ना है। तो इंडिया में भी इसके काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, और वाकई वी आर राइट नाउ वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जस्ट लाइक सिंगापुर, यूके, यूएसए, इंडिया उनके समकक्ष है। और साथ ही साथ देखा जाए तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान से भी हम बेहतर हैं इस वक्त। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट्स है। साथ ही हम देखते हैं कि जितने भी हम एआई डेवलपर्स की बात करें, कोडर्स की बात करें, एल्गोरिदम जो डेवलप किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके डेवलपमेंट में, रिसर्च में, हर पूरी दुनिया में हर वंस जो मतलब हर छठा व्यक्ति देखा जाए तो इंडियन ही है जो रिसर्च कर रहा है। और जितने भी दुनिया भर में प्रोजेक्ट आ रहे हैं एआई से संबंधित, वो कहीं ना कहीं हर चौथा प्रोजेक्ट वो इंडियन ही है। और हम जानते हैं कि जितने भी ये आईटी बेस्ड सर्विसेज दे रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे कि गूगल हो गया, हमारा माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां, कहीं ना कहीं इनके सीईओज और वहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है इंडियन एम्प्लॉयज़ का वहाँ पे है, चाहे वो बड़े पोस्ट पे हो या छोटे पोस्ट पे हो। तो कहीं ना कहीं हम पूरी दुनिया में लीड कर रहे हैं और बहुत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
बट साथ ही साथ बस एक पॉइंट और जोड़ देना चाहूँगा मैं कि जब ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल कहीं ना हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ उन इंजीनियर्स पे ही ना छोड़ दें, इनोवेटर्स पे ही ना छोड़ दें। कहीं ना कहीं इसके डिज़ाइन डेवलपमेंट से लेकर के इम्प्लीमेंटेशन जहाँ तक हो रहा है, तो यहाँ पे हमें सोशल थिंकर, सोशल साइंटिस्ट को भी वहाँ पे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसके उन पहलुओं को भी वहाँ पे हाईलाइट करेंगे और बता सकेंगे कि नहीं, ये वाला प्रोस्पेक्ट हमें यही दबा देना चाहिए। जैसे कि सर ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था कि ह्यूमन क्लोनिंग हमने वर्ल्ड वाइड अपनी तरफ से रोका। हमारे पास डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट, हम जैसा चाहें वैसा बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी आज है मार्केट में। देखा जाए तो कैसी आंख होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, कितना खूबसूरत होना चाहिए, ये सारा कुछ डिजाइन किया जा सकता है। बट ये इसमें एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया। ठीक उसी तरीके से कहीं ना कहीं इसके हर एक स्टेज पे हमें इसे कंट्रोल करने की, रेगुलेट करने की एंड लीगल फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है, जो कि सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ ही करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं चूंकि एआई बेस्ड जो मशीन्स काम करती हैं वो डेटा बेस्ड करती हैं, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम इंडियन हैं और इंडिया में लॉ बना लेने से ये अपने आप में काफी नहीं होगा, क्योंकि हम सब जीमेल यूज करते हैं, सब गूगल यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं। ये अलग अलग कंट्रीज के पास हमारा डेटा ऑलरेडी है एंड दैट कैन बी मिसयूज्ड, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके लिए नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल लॉ बने और सबको आपस में कंसेंसस के साथ बनाए, ठीक वैसे ही जैसे हमने क्लोनिंग के केस में किया, डिजाइनर बेबी के केस में किया। चलिए, बड़ी खुशी हुई कि बीइंग एन इंजीनियर एंड हैविंग फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, अंत में आपने ह्यूमैनिटीज का लोहा माना। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ह्यूमैनिटीज को साइंस के साथ मैचिंग नहीं ले रहे। अगर ह्यूमैनिटीज को ले जाते, ह्यूमैनिटीज उनको जीना सिखाता, और साइंस टेक्नोलॉजी देता है, लेकिन यूज करना तो ह्यूमैनिटीज ही सिखाता है। अब देखिए, अब लास्ट में यही कर रहा हूं, लेकिन मैं एक सवाल करने का लोभ संवरण नहीं कर पाऊंगा, और ये सवाल मैं आरपी सर के सामने ही रखूंगा। यह हमें याद है कि जब थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, गौरव सर के शब्दों में जैसी कि आप देखते हैं, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दुनिया में आई थी और 1990s में रेवोल्यूशन शुरू हुए थे, तो ये नई टेक्नोलॉजी आई थी, तो ग्लोबल स्केल पर सबसे पहले जो आयरन कर्टेन है उसको फाड़ दिया था। वो आयरन कर्टेन था ईस्ट यूरोपियन कंट्री, जिस पर कि सोवियत रशिया ने आयरन कर्टेन चर्चिल के शब्दों में बना कर रखा था। लेकिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, वो देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। इट कंट्रावेंस द नेशनल बाउंड्री। तो पहली बार जब ईस्ट यूरोपियन कंट्री के लोगों ने देखा था कि वे सैटेलाइट टीवी, और सैटेलाइट टीवी पर जैसे अब वेस्ट जर्मनी के लोग कैसे मस्ती कर रहे हैं, कैसे प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय कर रहे हैं, तो इस जर्मनी के जो लोग हैं उनमें बेचैनी आ गई और जर्मन वॉर डेमोलिश हो गई। 2011 में आपको याद होगा कि अरब स्प्रिंग आया, और अरब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अरब वर्ल्ड में भी एक हलचल मचा दी। लेकिन चाइना हमेशा बहुत स्मार्ट निकला, उसी टेक्नोलॉजी को अपनाकर इसने अपना सर्वेलेंस स्टेट बना लिया। अब एआई पर फिर चाइना हावी हो रहा है। हम उम्मीद कर रहे थे कि कहीं एआई चाइना में डेमोक्रेसी ला दे, या उसके मतलब डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट को फिनिश कर दे, या चाइनीज पीपल में भी वही मूवमेंट की टेंडेंसी ला दे जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में है। ऐसी संभावना कुछ दिख नहीं रही है। आपका क्या विचार है? जी, ये प्रश्न मतलब ये इतना पुराना और इतना बड़ा है, और इसी प्रश्न को अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का 1990s का सबसे बड़ा फेल्योर माना जाता है। क्योंकि 1990 में जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ, तो एकदम ये क्लियर था कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है लेकिन कैपिटलिस्ट मॉडल पे चलता है। तो अमेरिकन्स को लगा कि इन कोऑपरेशन विद चाइना दे कैन पुश चाइना टू अडॉप्ट मोर लिबरल मार्केट रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजी आएगा, कैपिटलिज्म आएगा, जो कि है ही इकोनॉमिक्स में। तो समहाउ एज पर द थियरी वो लोकतंत्र को पुश करेगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विल डिमांड पॉलिटिकल राइट्स, कि आर्थिक जब स्वतंत्रता आएगी तो राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग अपने आप उठेगी। लेकिन 2007-8 तक जब बीजिंग ओलंपिक हुआ, तब तक ये सारी चीजें जो उम्मीदें थी वो अमेरिका की धराशायी हो गई थी, क्योंकि चाइना ने अमेरिका के रिलेशनशिप का इतना लाभ उठाया है और वहीं से आगे बढ़ा है। लेकिन लोकतंत्र की मांग भी कहीं कोई 1% नहीं आई पूरे चाइनीज सिस्टम में।
तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं क्यों ऐसा चाइना में हुआ। लेकिन चाइनीज सोसाइटी और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एक ऐसा सामाजिक समझौता है जो अभी तक टूटा नहीं है और जिसमें राइट्स या मूल अधिकारों जैसा कोई समझौता बीच में शामिल नहीं है। तो ये अमेरिका का फेल्योर है सर, और इसमें अभी तक भी कोई नहीं मानता है कि एआई आने से चाइना में डेमोक्रेसी या ह्यूमन राइट्स की मांग बढ़ने वाली है। एक्चुअली अदर वे राउंड है, क्योंकि मॉडर्न स्टेट बहुत पावरफुल है। आधुनिक राज्य आज की डेट में, यानी कि आज का अमेरिका और 50 साल पहले का अमेरिका, आज का इंडिया और 50 साल पहले का इंडिया, सरकार की बात कर रहा हूं, ये इतने पावरफुल हैं कि अब सरकारों को या राज्यों को हराना संभव नहीं। और ये टेक्नोलॉजी ने उनको बहुत हेल्प किया है। मिलिट्री टेक्नोलॉजी, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी, आईटी, दे नो एवरीथिंग अबाउट अस द सिटीजन्स। तो इसलिए अब सरकारें कमजोर नहीं हैं। अब कोई नक्सलवाद या आतंकवाद एक छोटे सरकार को भी हटा या हरा नहीं सकती। आप परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। तो सरकारें, आप कोई सोचे कि चाइना में हम रिवॉल्यूशन करके चाइना को, हम कम्युनिस्ट पार्टी को हरा देंगे, ऐसी संभावना नहीं है सर। ओके, तो चलिए इसी आपने जो कहा उसी में एक डेटा में ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा चिप, सेमीकंडक्टर चिप के बारे में, तो अभी दुनिया में जैसे इंडिया की बात की जाए तो हमने लास्ट ईयर $10 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात की थी सेमीकंडक्टर चिप में, क्योंकि उसी पे आधारित सारे एआई मॉडल्स हमारे हैं आजकल। और वहीं पे दुनिया में सबसे ज्यादा $150 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया है चाइना। और कहीं ना कहीं जो भी टेक्निकल इनोवेशंस होते हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, उसका ज्यादातर प्रयोग वहां की सरकारें, वहां के पावरफुल लोग करते हैं। तो ये संभावनाएं तो सर मुझे भी नहीं दिखती है कि इस डेवलपमेंट से वहां पे डेमोक्रेसी आ जाए या फिर कुछ ज्यादा परिवर्तन आ जाए सोशल स्ट्रक्चर में एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। गवर्नमेंट के हाथ को ही मजबूत करती है वहाँ की जी टेक्नोलॉजी, यही वहाँ की विडंबना है। ओके, तो माय स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से सुनना, और जैसा कि हम लोगों का सजेशन हमेशा रहा है और हमारी टीम का सजेशन रहा है कि हमेशा पेन पेपर लेकर बैठिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। डेटा को लेके ज़्यादा परेशान मत होइएगा, बस क्वेश्चन को देखिएगा, उससे कुछ आवश्यक पॉइंट्स को नोट डाउन करके और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिएगा। तो आज इतना ही, इस डिस्कशन को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन अगेन। थैंक यू।